हाँ है सब लोग, ये बीच में खाली खाली क्यों, ऐसा क्यों है? आ रहे हैं मतलब क्या, मतलब क्यों आ रहे हैं आप? है इतना धीरे धीरे कहाँ से आए हो, क्या खा के आए हो इतना? है आराम से आ रहे हैं, 5:30 बताओगे डीएससी के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा? है हाँ है सब लोग, ये बीच में खाली खाली क्यों, ऐसा क्यों है? आ रहे हैं मतलब क्या, मतलब क्यों आ रहे हैं आप? है इतना धीरे धीरे कहाँ से आए हो, क्या खा के आए हो इतना? है आराम से आ रहे हैं, 5:30 होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि सुबह की 5:30 हुई है, सूरज चला गया पूरा। चलो डीआईसी के बारे में बताओगे या फिर स्टार्ट कर दें? मुझे पता है तुम तो कुछ नहीं होते, तुम्हें उससे क्या मतलब, बस ठीक है, बहुत बढ़िया। पहली बात तो ये, डीआईसी कोई डिजीज नहीं है, डीआईसी खुद किसी डिजीज की वजह से होने वाला एक कॉम्प्लिकेशन है, एक कंडीशन है। अब आपकी बॉडी में आपको पता होगा क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं, कितने आपको पता है? 13 होते हैं। अरे आया ना, एक कुछ बीच में एक ऐसा होता है जो एब्सेंट होता है, जो भी होता है। हमारे जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जो जैसे काम करते हैं उसको बोलते हैं कैस्केड। क्या बोलते हैं? काम करने के पैटर्न को अपन लोग कैस्केड बोलते हैं। या अपन बोल सकते हैं क्लोटिंग फैक्टर 13 होते हैं, इनका अपना अपना रास्ता होता है और रास्ते को अपन बोलते हैं पैथवे। अरे वो पाथवे, आप समझ गए ना, मैं समझ गया ना, दुनिया से क्या लेना, पाथवे। अब ये पाथवे दो होते हैं, एक बाहर से और एक पानी में से, ठीक है? तो एक तो हो गया एक्सट्रिंसिक पाथवे, कौन सा? बाहर वाला। क्लोटिंग फैक्टर के भी दो पाथवे होते हैं, और दूसरा हो गया इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक का मतलब जो हमें फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है। तो इस प्रकार से क्लोटिंग फैक्टर भी दो तरीके से काम करते हैं। कुछ ड्रग होती है वो इस पे काम करती है, कुछ ड्रग होती है एंटीकोगुलेंट, वो इस पे काम करती है। जो आप वॉर्मेरिन पढ़ते हो वो इस पे काम करती है, जो आप हेपेरिन पढ़ते हो वो इस पे काम करती है। क्या समझ में आ रहा है इतना बहुत? तो हमारे क्लोटिंग फैक्टर नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली ये करते हैं कि भाई चांस हम कहीं रास्ते से जा रहे थे, ठोकर लगी, गिर गए, ब्लड आया, थोड़ी देर में वो अंदर से मैकेनिज्म डेवलप होगा और ब्लीडिंग को रोक देंगे। और अगर ये खराब हो जाए तो ब्लड रुकेगा क्या, क्या क्लॉट बनेगा क्या? हीमोफीलिया में क्लॉट नहीं बनता ना। तो वैसे ही कोई और ऐसा डिजीज हमारी बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर कौन सा ऑर्गन बनाता है? लीवर बना, तो अगर लीवर काम करना बंद कर दिया बाई चांस, या हमारी बॉडी में ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो जाए जैसे मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम हो जाए, मतलब मरीज शॉक में चला जाए और मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाए, तो लीवर फेल हो गया, या उसके साथ में बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके साथ में वेस्कुलर सिस्टम, उसके साथ में एंडोथेलियल डैमेज हो गई, एंडोथेलियल डैमेज होगी तो अंदर बैंकर ब्लीड होगी तो कहीं ना कहीं क्लॉट होने के चांसेस रहेगा। या हमारी बॉडी में कुछ ऐसा बैंकर कोई फॉरेन बॉडी अंदर आ जाए और वो अंदर रह जाए और ऑर्गन को डैमेज करने लग जाए, जैसे कि एग्जांपल के लिए अंदर ब्लड रह जाए, पीपीएच का कॉम्प्लिकेशंस, डीआईसी है, ब्लड अंदर रह गया, अंदर क्लॉट बनेगा और वो क्लॉट डैमेज कर सकता है ऑर्गन को। इंट्रायूटेराइन डेथ, डेथ हो जाए किसी की, फीटस की डेथ हो जाए, डेथ होने के बाद में फीटस कोई काम का नहीं है, वो डैमेज करने लग सकता है। या एब्रोप्सियो प्लेसेंटा, एब्रोप्सियो प्लेसेंटा में आधा ब्लड तो बाहर आ जाता है, आधा लेयर के पीछे डिपॉजिट हो जाता है, हम पढ़ चुके। तो वो ब्लड पीछे डिपॉजिट होगा, क्या वो नॉर्मल है? तो वो कर सकता है कॉम्प्लिकेशन। तो इसका मतलब एब्रोप्सियो प्लेसेंटा डीआईसी करता है, प्लेसेंटा प्रीविया डीआईसी नहीं करता। लंबे एब्रोप्सियो प्लेसेंटा का कॉज क्या है? हाइपरटेंशन। तो किसी को सीवियर प्री एक्लेम्सिया है या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, तो उधर लंबे समय से ब्लड सप्लाई नहीं होगी, लंबे समय से ऑर्गन फेल हो गया तो उसमें फ्री रेडिकल्स निकलेंगे और हो सकता है वो भी फ्यूचर में कहीं ना कहीं डीआईसी कर। एमनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म कल पढ़ा था हमने, एमनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होगा तो बॉडी में प्योर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, उसकी वजह से कोई ऑर्गन फेल हो गया, उसकी वजह से डीआईसी हो सकती है। तो ऐसी 7-8 कंडीशन है जिसमें डीआईसी हो सकता है। तो कौन कौन सी 7-8 है, एक बार मन में याद कर सकते हैं? एब्रोप्सियो प्लेसेंटा, सीवियर प्री एक्लेम्सिया, एमनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म्स, आईयूडी, पोस्टमार्टम हेमरेज, सेप्टिसीमिया या सेप्सिस, ये सारी कंडीशन क्या है? डीआईसी कर सकती है। तो डीआईसी इज ए कंडीशन जिसमें बॉडी के क्लोटिंग फैक्टर काम करना खराब कर देते हैं, या इसको अलग अलग करो, डी आई सी। डी का मतलब होता है डिसएमिनेटेड, क्या मतलब होता है? डी का मतलब होता है डिसएमिनेटेड, आई का मतलब होता है इंट्रावेस्कुलर, सी का मतलब होता है कोगुलेशन। क्या ये बात समझ में आई? क्या है डिसएमिनेटेड? डिसएमिनेटेड का मतलब होता है कहीं का कहीं पर। डिस्प्लेसमेंट, डिफेंस मैकेनिज्म नाम सुना है? प्रिंसिपल टीचर को डांटते, टीचर स्टूडेंट को डांटता है, पापा अपने बेटे को डांटते, बेटा और किसी को डांटता है, आपने छोटे भाई को डांट सकता है, किसी को डांट सकता है, मतलब अपने से छोटे को अपने के बड़े वाला गुस्सा निकालना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिसएमिनेटेड कहीं का कहीं पर, जैसे एग्जांपल के लिए ब्लड वेसल्स है, इसकी एंडोथेलियल डैमेज हुई, यहां से ब्लड निकला, पेंकर डैमेज हुई और ये ब्लड कहीं जाके और कहीं जाके क्या बना देगा? वेसल्स के अंदर है तो नाम दे दिया इंट्रावेस्कुलर। क्या बन रहा है? क्लॉट बन रहा है। तो हो रही है ब्लीडिंग, सुनना अच्छे से, लेकिन बन क्या रहा है? तो ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी में ऐसी 7-8 कंडीशन की वजह से एंडोथेलियल डैमेज हुई, क्लोटिंग फैक्टर फेल हुआ। अब देखो आप लोग बोलोगे सर यहाँ ब्लीडिंग हुई तो क्लोट क्यों बना? क्लोटिंग फैक्टर है ना, क्लोटिंग फैक्टर काम नहीं करेगा ना जब बॉडी के सिस्टम फेल हो जाते हैं तो
तो ऐसी कोई भी कंडीशन जब बॉडी के सिस्टम फेल हो जाते हैं या कोई सीवियर कंडीशन होती है, जब क्लोटिंग फैक्टर काम करना बंद कर देता है, तब ब्लड होकर अंदर जाके वेसल्स के अंदर कहीं ना कहीं क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। तो डीआईसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्लोटिंग फैक्टर के काम न करने की वजह से कुछ ऐसी सीवियर डिजीज का ये कॉम्प्लिकेशन है और हमारा क्लोटिंग फैक्टर फेल हो जाता है और ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से क्लोटिंग होता है। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस हेपेरिन है। क्या है? तो आप तो बोलो सर ब्लीडिंग में हेपेरिन नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते, लेकिन यहाँ पर मामला क्लॉट वाला है, तो क्लॉट हेपेरिन इसलिए दे रहे हैं आगे क्लॉट न बने, एंटी कोऑगुलेंट, ऐसी ड्रग जो फ्यूचर में और क्लॉट बनाने से रोके। तो क्लॉट का काम तो कौन रोक देगा? हेपेरिन। लेकिन जो ब्लीडिंग हो रही है इसके दो तरीके से रोक सकता है, मैकेनिज्म पे जा, ब्लीडिंग दो तरीके से रोक सकती है, या तो जिस वजह से जो बीमारी है उसको ठीक करो, बीमारी के कॉज को ठीक करो, दूसरा जितना ब्लड लॉस हुआ है उतना दो। तो क्या करें, ब्लीडिंग रोकने के दो तरीके, अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करो, उसमें टाइम लगेगा, आईसीयू ट्रीटमेंट होगा, वेंटिलेटर पे रहेगा, मरीज शॉक में चला जाता है, और दूसरा ब्लड प्रोडक्ट दो, एफएफपी दे दो, प्लेटलेट दे दो, एसडीपी दे दो, मतलब ब्लड प्रोडक्ट देना पड़ेगा। ब्लड प्रोडक्ट में क्या, ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो ब्लड लॉस होता है एफएफपी देते हैं, प्लेटलेट देते हैं। प्लेटलेट दो टाइप का होता है, एसडीपी और आरडीपी। कौन कौन सा? एसडीपी और, क्या फर्क है एसडीपी में और आरडीपी में? आरडीपी से रैंडम डोनर प्लेटलेट, आरडीपी से सिर्फ 5,000 से 10,000 ही प्लेटलेट बढ़ती है, एसडीपी से 40,000 प्लेटलेट इंक्रीज होती है। आरडीपी फेल हो जाती है तो फिर एसडीपी देते हैं, फिर एफएफपी देते हैं, फिर अगर क्लोटिंग फैक्टर की कमी है तो क्रायोफॉस्फेट देते हैं। क्लियर कट पूछ ले, फैक्टर नंबर 8 किसमें पाया जाता है? क्रायोफॉस्फेट में। फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ाना है और ब्लीडिंग भी हो रही है, एफएफपी। सीधा पूछ ले, ब्लीडिंग के लिए फर्स्ट स्टेप कौन सा है? आरडीपी, स्पेसिफिक एफएफपी। वॉल्यूम बढ़ाने के साथ साथ में अगर वॉल्यूम क्लोटिंग फैक्टर 8 देना है तो क्रायोफॉस्फेट, इसमें भी सीक्वेंस होता है। तो कुल मिला के अपन क्या करेंगे, कॉज को ट्रीट करेंगे, कॉज ट्रीट करने के लिए जो डिसऑर्डर जैसे आपको प्रेजेंट है उसको ट्रीट करो और साथ में क्या दे दो, ब्लड प्रोडक्ट दे दो, ये तो हो गया कॉज। कॉम्प्लिकेशन क्लॉट नहीं हो उसके लिए क्या दे दो, हेपेरिन का इन्फ्यूजन चला दो, हेपेरिन का इन्फ्यूजन। हेपेरिन का शॉर्ट एक्टिंग हेपेरिन आती है, हेपेरिन की दो टाइप की आती है, एक आती है लॉन्ग एक्टिंग, एक आती है शॉर्ट एक्टिंग। जो भी वायल में आती है ना 5 ml वाली वायल में, जो आप लाइन सिरिंज को प्राइम करने के लिए यूज करते हो, जो है बीच में फ्लॉप बनाते हो वगैरह, जो आईवी दे सकते हो, वो अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन होता है, यूएफएच बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? और डीवीटी से बचाने के लिए जो हम देते हैं सबक्यूटेनियस, वो लॉन्ग एक्टिंग, एलएमडब्ल्यूएच बोलते हैं उसको। उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग एक्टिंग वाली हेपेरिन हमेशा सबक्यूट लगती है, आईवी नहीं लगती। और शॉर्ट एक्टिंग वाली वो आईवी इन्फ्यूजन चलता है, कंटिन्यू लॉन्ग टाइम चलता है। तो हेपेरिन की देते हैं उसमें। तो क्या क्या सीखा आप, डीआईसी क्या है समझ में आ जाएगा। क्या हो जाता है, कितनी वजह से होता है, इतनी वजह से होता है, क्या करना चाहिए, हेपेरिन देना चाहिए, अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना चाहिए, और साथ में मेन इंपॉर्टेंट है शॉक को ट्रीट करना जरूरी है। जब ब्लीडिंग भयंकर होगी तो बीपी बढ़ेगी कम होगी, ऑर्गन को परफ्यूजन बढ़ेगा कम होगा, परफ्यूजन का मतलब सप्लाई, ऑर्गन को ब्लड सप्लाई बढ़ेगी कम होगी, तो इसका मतलब पेरिफेरल पल्स नहीं आएगी। शॉक में पेरिफेरल पल्स चेक करते हो, उसी से पता चलता है हार्ट में आ भी रही है तो क्या हुआ, लास्ट वाली आ रही है कि नहीं आ रही, इसको तो बोलते हैं परफ्यूजन। तो इसका मतलब पेशेंट का यूरिन आउटपुट नॉर्मल नहीं है, बीपी कम हो गई, हार्ट रेट बढ़ गई, शॉक में जा रहा है, तो शॉक को ट्रीट करो, फ्लूइड दो, ब्लड प्रोडक्ट दो, अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करो, ये डीआईसी है। ब्लड ब्लीडिंग हुआ, क्लॉट बना, बहुत सारी कंडीशन की वजह से होता है। आपने पढ़ा होगा कैंसर में ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी, पढ़ोगे ना, अभी पढ़ा नहीं है, जब आप पढ़ोगे उसमें जब किसी मरीज को कैंसर होता है, कैंसर में क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाते हैं, जब कैंसर सीवियर कंडीशन में होता है, वर्सनिंग कंडीशन में होता है, तो ऑर्गन को फेल कर देता है, न्यूट्रोपिनिया हो जाता है, पेनिसाइटोपिनिया हो जाता है, डब्ल्यूबीसी काम नहीं करती, प्लेटलेट काम नहीं करती, और आरबीसी भी काम नहीं करती, तो बट उसमें पेशेंट क्या हो जाता है, सेप्टिसिमिक हो जाता है, ब्लड होता है भयंकर, और भयंकर अंदर ब्लीडिंग होती है, तो उसका भी कॉम्प्लिकेशन क्या है, ऑन्कोलॉजिकल में भी क्या हो सकता है, डीआईसी होता है। ऑन्कोलॉजिकल 7 इमरजेंसी है, आपने पढ़ा, एक होता है स्ट्रोक साइन। क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रोक साइन? स्ट्रोक साइन क्या होता है? हम्म, नहीं पता, किसको पता है? हाँ, किसी को नहीं पता व्हाट इज स्ट्रोक साइन? सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, तो बताओ, जिसका दूसरा नाम है सुपीरियर, हाँ अब सब याद आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा। चेस्ट में जब हमारे किसी पर्सन के ट्यूमर हो जाता है, चेस्ट में मीडिया स्टाइनल में ट्यूमर होता है, तो वो ट्यूमर सुपीरियर वेना केवा को कंप्रेस करता है। किसको कंप्रेस करेगा? मतलब मीडिया स्टाइनल मास, मास का मतलब क्या होता है, ट्यूमर ही तो होता है। हमारे थोरेसिक कैविटी में हम पेशेंट को देख रहे हैं और उसको किसी को ट्यूमर है या एबनॉर्मल ग्रोथ है, तो वो किसको कंप्रेस करेगा? सुपीरियर वेना केवा। तो हमारी हार्ट के ऊपर ऊपर वाला जो ड्रेन होता है वो हार्ट में कौन डालता है? सुपीरियर वेना केवा डालता है, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। अगर वो कंप्रेस हो गया तो हमारी बॉडी में ये इसका ड्रेन, वीनस ड्रेनेज, हाथ का वीनस ड्रेनेज, फेस का वीनस ड्रेनेज, मोस्टली दोनों हैंड, चेस्ट और फेस, क्या ये डाल पाएगा राइट एट्रियम में? क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस हो जाएगा तो बैकफ्लो वापस मारेगा। नॉर्मली हमारा शर्ट लूज रहता है थोड़ा सा, तो अगर किसी ने शर्ट पहन रखा है तो उसका शर्ट क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, और अगर किसी ने ब्लाउज पहन रखा है तो ब्लाउज क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो इसके दो नाम और है, टाइट कॉलर सिंड्रोम, क्या बोलते हैं इसको, इसी का चौथा नाम है टाइट ब्लाउज सिंड्रोम। इसका क्लासिकल साइन है पेरी ऑर्बिटल एडिमा। स्टॉक साइन का क्लासिकल साइन क्या है, स्टॉक साइन है, इसका क्लासिकल फाइंडिंग क्या है, अरे वापस फ्लो आएगा तो मुंह के चारों तरफ क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, तो इसका क्लासिकल फाइंडिंग है पेरी ऑर्बिटल एडिमा। पेरीफेसियल पेरी ऑर्बिटल कैसे बोल सकते हो, फेसियल एडिमा होगा पूरा, मुंह के चारों तरफ एडिमा एडिमा, क्योंकि वीनस ड्रेनेज नहीं जा रहा तो फ्लूइड इकट्ठा होगा, भाई चारों तरफ फ्लूइड इकट्ठा होगा क्योंकि वीनस ड्रेनेज नहीं है। तो ये भी एक ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी है। ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी का मतलब यही होता है कि बॉडी में जगह जगह ट्यूमर होता है, उसकी वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन को ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी बोलते हैं। एक ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन होता है, एक डीआईसी होता है, एक ऐसा एडीएच होता है, ब्रेन में ट्यूमर होता है, एक्स्ट्रा एडीएच निकलता है ना, ऐसे करके 6-7 ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी, थोड़ा आप अवेयर रहना यहाँ पर। चलो अपन डीआईसी पे आते हैं, चलो डीआईसी पे
क्या हो गया, डीआईसी कहाँ गई? चला ही नहीं डीआईसी, चल जा बेवकूफ, चल गया। डीआईसी is a condition in which the clotting cascade is activated resulting in the formation of clot in the microcirculations. Microcirculation का मतलब inside vessels. लिखो। किसने बोला बात करने की? लिखो चुपचाप। चुप रहो। लिख लिया? नहीं लिखा? ये ज्ञान है सिर्फ, ओनली ज्ञान। क्या लिखा है? The rapid and extensive formation of clot that occurs in DIC cause the platelet and clotting factor to be depleted. This results in bleeding and potential vascular occlusions of organ from या तो थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म फॉर तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म फॉर्मेशन, जो मैंने समझाया था ना वही बात है। ब्लीडिंग होगी, ब्लड होने से क्लॉट होगा, क्लॉट होने से थ्रोम्बस बन जाएगा या फिर कुछ कुछ एम्बोलाई बन जाएगा, वही पूरी की पूरी बात है। फिर भी लगता है सर होगा कैसे, मैकेनिज्म बताओ। तो तो लिखो, लिख लिया? आगे बढ़ सकते हैं? पीडियाट्रिक में कहां तक पहुंच गए? जी खत्म, एंड टू सेशन हो गया या फिर ठीक है, बहुत बढ़िया। इंटरसेप्शन की स्पेलिंग पेपर में आ सकती है। हाँ, आपको क्या लगता है नहीं आ सकती? आ सकती भाई, इंटरसेप्शन हुआ, रिससिटेशन हुआ, आ सकती है। स्पेलिंग ऐसी चीजों की आती है जो फर्जी फर्जी होता है थोड़ा बहुत। चलो चलो बोलो, अभी तो ध्यान देना प्लीज। आपने पैथोफिजियोलॉजी नाम सुना है? ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर लीड टू देन, तो ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब स्टिमुलस, उसकी वजह से टिश्यू डैमेज या एंडोथेलियल की इंजरी। एंडोथेलियल इंजरी होगी तो क्या निकलता है? कोई ना कोई टॉक्सिन निकलता है, तो माना कि कोई एंडोटॉक्सिन निकला, ठीक है, इधर टिश्यू डैमेज हुआ तो एक्सटेंसिव पैथवे एक्टिवेट होगा। अब कोई स्टिमुलस की वजह से ये जो टिश्यू डैमेज हुआ, ये टिश्यू और इधर क्लोटिंग फैक्टर बढ़ा, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? थ्रोम्बिन जनरेट होगा। क्या होगा जी? थ्रोम्बिन जनरेट होगा। ये थ्रोम्बिन इंट्रावास्कुलर फाइब्रिन का डिपोजिशन करवाएगा और इधर प्लेटलेट का ज्यादा यूज होगा। जब क्लोटिंग हो रही है तो प्लेटलेट का ज्यादा यूज होगा, तो ज्यादा यूज होगा तो बॉडी में प्लेटलेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और प्लेटलेट कम होती तो क्या हो सकती है? ब्लीडिंग। तो इधर थ्रोम्बिन बना, तो थ्रोम्बिन बना तो इसके अगेंस्ट में क्या बन जाएगा? प्लाज्मो, क्या नाम है? प्लाज या प्लाज्मो, हाँ याद रहेगा इसका मतलब, प्लाज्मिन। जब कभी बहते ब्लड में क्लॉट को रोकना होता है तो बॉडी पहले कंपनसेट करती है, तो प्लाज्मिन बनाती है। अभी तक ये बचाने की कोशिश कर रही है, जब नहीं बनेगा तो जो भी फाइब्रिन बना था वो फाइब्रिन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट भी तो कम हो रहा है, और उसकी वजह से जो फाइब्रिन डिग्रेडेशन हो जाएगा और उसमें प्लेटलेट और ज्यादा टूट जाएंगे, ब्लीडिंग होगी, और इसकी वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसिस, टिश्यू इस्कीमिया, और ये आगे जाके पूरा का पूरा और ज्यादा ब्लीडिंग सीवियर करवा देगा। ये भी याद नहीं हो, कुछ नहीं सोचना। हमारी बॉडी में एटियोलॉजिकल फैक्टर आया, उसकी वजह से क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हुआ, एंडोथेलियल की इंजरी हुई, उधर से प्लेटलेट निकला, उसको बचाने के लिए फाइब्रिन जुड़े, धागे बने, और फाइब्रिन का ज्यादा यूज हो गया, प्लेटलेट का ज्यादा यूज हुआ तो बॉडी में प्लेटलेट क्या हो गए? कम हो गए, और उधर से बॉडी अनहेल्दी थी और ज्यादा एंडोथेलियल की इंजरी हो रही थी और प्लेटलेट कम पड़ गए, और इसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा था, और आगे जाके क्लोटिंग फैक्टर काम नहीं कर रहे थे, वहां हो गया क्लोटिंग। ब्लीडिंग भी हो गई और क्लोटिंग भी हो गई। स्टिमुलस क्या क्या होंगे हम अभी देख लेंगे, लिख लो ये मैकेनिज्म नहीं आएगा, ये मैकेनिज्म आपकी जिंदगी में भी नहीं आएगा। क्यों बताऊं? क्योंकि 99.99% अभी तक कंपटीशन की तैयारी करने वालों को डीआईसी का मीनिंग ही नहीं पता, और आज तक डीआईसी के बारे में सिर्फ एक क्वेश्चन आया कि डीआईसी होता क्या है। इसका मतलब ये मैकेनिज्म कहां से है? इससे पहले तो 10 स्टेप पढ़े हैं। डीआईसी किसमें होता है, डीआईसी का मैनेजमेंट क्या है, डीआईसी के साइन क्या है, होता कैसे है। अरे बाप जी, लोगों को पता नहीं डीआईसी क्या होता है, तो ऐसे क्यों आएगा? बेवकूफ है क्यों? और ये मैकेनिज्म आपका काम है ही नहीं, आपका काम है नर्सिंग रोल, तो व्हाट साइन सिम्टम और मैनेजमेंट। मैं इसको फेवर नहीं करता, लेकिन जय माता दी, मैं कुछ नहीं। फोटो ले लिया? फोटो ले लिया ना? फोटो ले लो भाई, फोटो जरूरी है। एक फोटो के चक्कर में सीएम चेंज, एक फोटो के चक्कर में सीएम। तो फोटो का मेरे को कोई ऐसा नहीं हो, मैं बाई चांस फोटो का मना कर दूं, स्टूडेंट जाके टीचर से मिले, टीचर चेंज। हाँ, उसने फोटो का मांगा था, उसने फोटो मना किया है, तो मैं कल देख के आ गया, तब कह रहा हूँ। इसलिए आपसे कोई पूछे ना आपके साथ फोटो खिंचवाना है, मना नहीं करना। मना नहीं, तो मेरे को आज कल के बाद मेरे को पता चल गया, मैंने रमेश सर को भी बोल दिया, कोई भी बोल देना कि सर आपके साथ फोटो खिंचवाना है, मना मत करना, हो सकता है कल के दिन ऐसा न्यूज आ जाए, है ही नहीं है?
तो इसलिए मैं तो पक्का क्लियर बोल दिया सर को, मैं तो किसी को मना नहीं करूंगा भाई, लो खींचो एकदम। ऐसा भी नहीं फोटो नहीं खींचा क्या? होता है भाई ऐसा ही है मामला, लड़कियों के राज में ऐसे होता है। उसने बेचारी ने सही बोला। चलो क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर है, कौन नहीं है रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं, जरूरी थोड़ी हारेगा 50% का वही हो। तो देखो तो भाई फोटो फोटो आप कभी भी फोटो ले सकते हैं आप, कोई मना नहीं, नो बाउंडेशंस, नो लिमिटेशंस, नो इनकार, ओनली यस, फोटो ले लो बस। मैं तो डर गया है, सही में डर गया। क्या चुप रहो रे, ऐसे आवाज क्यों कर रहे हो? क्या है, चू चू मत करो ज्यादा। क्या है, देख रहा हूँ क्या है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो साइन एंड सिम्टम ऑफ डीआईसी। क्या सर, सर इसमें क्या है, इतना टाइम लगा रहे हो सच में? हो गया, देखो साइन सिम्टम असेसमेंट मतलब साइन, ब्लीडिंग ज्यादा होगी, ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, छोटी छोटी हेमरेजिक स्पॉट दिखती है उसको क्या बोलते हैं, कटेचे। थोड़ा बड़ा हो जाए तो इकाइमोसिस, पूरा का मतलब रेड रेड स्पॉट होता है ब्लीडिंग की वजह से है? अपन ऐसे ऐसे करते हैं फिर ब्लीडिंग दिखने नजर आ जाती है, तो ये ब्रशिंग हो गया एक टाइप से। ये डेंगू के भी साइन सेम ही है, डेंगू में भी यही साइन आते हैं, जहां ब्लीडिंग होती है प्लेटलेट कम होती है, ये प्लेटलेट कम होने के साइन है। ऑक्यूट ब्लड, स्टूल के अंदर ऑक्यूट ब्लड आ सकता है क्योंकि इंटरनल ब्लीड हो रही है, तो आ सकता है इमेच्योर या यूरिन के अंदर आ सकता है, वोमिटिंग के अंदर आ सकता है, वेजिनल ब्लीडिंग कहीं से भी बॉडी में ब्लीड हो सकता है, साइन ऑफ शॉक। ब्लीडिंग होगी तो मरीज को हेमरेजिक शॉक होगा या नहीं? अरे हेमरेजिक शॉक होगा कि नहीं? तो क्यों बोले हो फाइब्रोजन का लेवल कम, प्लेटलेट काउंट कम, हेमोग्लोबिन कम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज्यादा क्योंकि प्रोटीन कैस्केड एक्टिवेटेड हुआ है, एपीटीटी का टाइम ज्यादा, प्रोटीन टाइम भी ज्यादा, और साथ में फाइब्रिन डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। ये हो गया साइन सिम्टम, देखो फटाफट। जी चुप रहो, हाँ हाँ भूल गए, पीडिया का डाउट था वो भी जगह, श्योर मुझे डाउट है। क्या ये स्पार्टिंग साइन क्या होता है, मतलब समझ नहीं आया, ये क्या है ना, फीटस की हो गई डेथ, डेथ हुए 7 दिन हो गए, तो डेथ हो गई तो अंदर ग्रोथ नहीं होगी, तो अंदर उसका जो फिकल जो ब्रेन का मैटर है वो लिक्विफाई होने लगेगा, तो अंदर मैटर का रीअब्जॉर्ब होगा, तो ये अंदर कुछ रहेगा नहीं, तो ये बोन क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी, ओवरलैप करने लग जाएगी, उसको बोलते हैं स्पार्टिंग साइन। तो तभी तो डीआईसी बता रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं कि डीआईसी होने के चांसेस रहते हैं आईयूडी में, यही तो बोल रहा हूँ मैं, और क्या बोल रहा हूँ। डीआईसी होने के चांसेस आईयूडी में क्यों है, क्योंकि अगर इंट्रायूटेराइन डेथ रहेगी लंबे टाइम तक, अगर फीटस अंदर रह गया, डेथ हमने डायग्नोस नहीं किया, तो डीआईसी होने के चांसेस है, यही तो मैं आया तब से यही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ये तो वीक में नहीं होता, बॉडी पहले हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन बॉडी भी घुस जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई कील घुस गई तो एक ही दिन में हाथ काटना पड़ेगा, ऐसा कभी हुआ, कभी हुआ क्या? तो वो कब होता है, जब कोई अंदर का सिस्टम पहले बॉडी को उसको क्या करेगी, अगेंस्ट में अटैक करेगी, कंपनसेट करती है हमारी बॉडी, हमें फीवर है। हाँ हो सकता है, अरे किसी की इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाए क्या सारी मदर की डेथ हो जाएगी, ऐसे तो बहुत रेयर होती है। हाँ तो फिर नहीं होगा डीआईसी फिर, अगर कंप्लेन पता चल गई कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, सेम एबॉर्शन जैसा साइन आएगा, और इंट्रायूटेराइन डेथ होगी बिल्कुल पता ही नहीं चला, तो कॉम्प्लिकेशन होगा ना, ये तो कॉम्प्लिकेशन है। डाउट देखो मस्त बात। क्या हुआ, कौन करा, पढ़ाई कर लो ठीक रहेगा, तुम जो भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, खुद का नुकसान कर रहे हो, क्यों कर रहे हो फालतू की। हाँ पढ़ाई कर लो, ये टाइम चला जाएगा ना, तो कोई अलीसर काम आएंगे ना कोई और काम आएगा, ठीक है ना, पढ़ाई पे ध्यान दो, फायदा उसमें रहेगा। हाँ कोई काम नहीं आने वाला है, ये टाइम चला जाएगा, यहाँ पढ़ने आए हो पढ़ाई कर लो, फायदे में रहोगे, मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूँ, पढ़ाई छोड़ छोड़ के जो तुम दूसरे काम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो।
देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ये एनक्लेक्स सॉन्डर्स हेनरी ट्यूब इंसर्शन चैप्टर नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन है, वही है शायद। हाँ, इसमें ये है कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं अडल्ट में, और एडल्ट करते ही पेशेंट को सांस में दिक्कत हो रही है, तो बताइए जी क्या करोगे? ट्यूब बाहर निकाल के फेंकनी नहीं होती, ट्यूब आप डाल रहे हो। ट्यूब डालते समय क्या करना होता है? पेशेंट को कौन सी पोजीशन? हाई पाउलर, फिर उसको बोलना है नेक आगे कर, फ्लेक्शन करवानी, क्योंकि ट्रेकिया को बंद करवाते हैं पार्शियली, क्योंकि ट्रेकिया आगे है तो उसको करवाते हैं बंद, मरीज को करवाते हैं फ्लेक्स, और मरीज को कौन सी, तो उसको बोल देंगे कुछ पी, कुछ थोड़ा सा। इससे क्या होगा? इसोफेगस खुलेगा, ट्रेकिया बंद होगा, क्योंकि जब मरीज कुछ भी निकलता है तो ट्रेकिया बंद हो जाता है। ये नॉर्मल सुना है आपने? गैग रिफ्लेक्स का साइन यही है कि मरीज जब कुछ भी निकलता है तो ट्रेकिया पार्शियली बंद हो जाता है, तो ऐसे करेगा। अब आपने जो ट्यूब डाली, मरीज को बोला वो सांस दिक्कत हो रही है, तो खांसी आ रही है, इसका मतलब ट्यूब को वापस ओरल कैविटी तक ले आओ, बाहर नहीं फेंकनी नहीं है, पुल बैक। जो ही वो सांस आने लगते हैं हाथों में से पानी आना बंद हो जाए, लग जाएगा ठीक है, एसपीओ2 सही है, वापस इंसर्ट कर दो, वापस बाहर फेंकनी, जो भी इसका आंसर है वो राइट है। हाँ वही वही तो बताओ। तो, हाँ, आपने क्या सिर्फ मूवी देखी यही सोचा क्या है? हम्म। किसमें? किसमें समझा नहीं मैं। हाँ हाँ, ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन नहीं, इसमें लिखा होगा कहीं कोड प्रोलेप्स, ऐसा तो नहीं। ये होता है कि कॉन्ट्रेक्शन दो वजह से आ सकते हैं, बेबी को फीटस डिस्ट्रेस दो वजह से हो सकता है, या तो वेरिएबल डीएक्सेलरेशन हो रहा है या कोड कंप्रेशन हो रहा है। अगर किसी को ज्यादा ऑक्सीटोसिन दे दोगे, ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन आएगा तो फीटस कोड सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली कोड कंप्रेशन का सेकंड साइन हो गया। जब भी ऐसा होता है ना, ऑक्सीटोसिन बंद करना पड़ता है, जब भी कभी ऐसा डीएक्सेलरेशन होता है। हाँ तो वो तभी तो वेरिएबल हुआ ना, तो जब फीटस ब्लड सप्लाई नहीं हुई तो उसकी वजह से हार्ट रेट कम हो गई, तो ऑक्सीटोसिन बंद करना पड़ेगा ना उसमें। वेरिएबल डीएक्सेलरेशन में हमें ऑक्सीटोसिन को बंद करना पड़ता है, क्योंकि वेरिएबल डीएक्सेलरेशन के दो कॉज है, एक है कोड कंप्रेशन और एक है हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। चलो नेक्स्ट, मैनेजमेंट क्या क्या करोगे? कॉज का पता करो, उसको ट्रीट करो, वाइटल साइन चेक करो, शॉक के साइन असेस करो, ऑक्सीजन दीजिए, वॉल्यूम रिप्लेस कीजिए, ब्लड थेरेपी दीजिए, हेपेरिन दीजिए। दे दी। कॉम्प्लिकेशन देखो भाई, हेपेरिन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसको भी असेस करना है। बैक साइड क्या रखना होता है? हेपेरिन चलता है तो प्रोटामिन, हाँ यूरिन आउटपुट चेक करना, अडल्ट पेशेंट है तो कम से कम 30 ml पर आवर होना चाहिए, इससे पता चलता है कि शॉक में नहीं है। यूरिन आउटपुट पूरा आ रहा है, इसका मतलब मरीज की बीपी ठीक है, बीपी ठीक होगी तो यूरिन आएगा, रीनल ब्लड फ्लो जाएगा तो यूरिन बनेगा, तो 30 ml पर आवर यूरिन है, इसका मतलब पेशेंट शॉक में नहीं है। ओलिगोयूरिया भी एक शॉक का साइन है, और डीआईसी रहता है तो उसकी वजह से रीनल फेलियर और उसके बाद में डी फॉर डीआईसी, डी फॉर डेथ। जब रीनल फेलियर हो जाता है तो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाते हैं? हम्म, पोटेकल नो सोडियम, ऐसे बोला, मुझे क्या पता क्या बोला, चार चार नाम एक साथ लिए तुम लोगों ने। सबसे डेंजरस कौन सा होता है? जब भी रीनल फेलियर का पेशेंट होता है, इसका मतलब पोटेशियम एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ पोटेशियम ज्यादा है। और किसमें? किसमें? ओबीसी से रिलेटेड पूछ रहे हो या सीधा ही? सीधा कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट सीधा। मरीज तुरंत हाइपरकैलेमिया होगा, फटफड़ाएगा, 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 पेशेंट नहीं, पेशेंट को हार्ट फटफड़ाएगा, फटफड़ाएगा, ऐसे करते 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 पहले होता है, देखो ऐसे हार्ट रखता है, ऐसे 1 मिनट में 72 बार नॉर्मली, ऐसे हार्ट ऐसे रखता है बेचारा, ऐसे ऐसे। जब भी कोई पार्शियल कंपनसेशन होता है ऐसे ऐसे करता है, कार्डियक आउटपुट कम होता है, ज्यादा धड़के पूरी करने की कोशिश करता है। ये है माना एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, फिर उसके बाद में वेंट्रिकुलर तक रिदम चली जाती है, फिर ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, बड़ा बड़ा वी आता है, देखा आपने वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में ऐसे ऐसे करता है फास्ट। फिर इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसके 4 मिनट के अंदर पेशेंट चला जाएगा अगर शॉक नहीं मिला तो। वीएफ में पेशेंट चला जाता है, और इसीलिए पल्स लेस वीटी और वीएफ दोनों को शॉक देते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना। पल्स लेस वीटी और वीएफ को क्या देते हैं? शॉक देते हैं, ताकि, और शॉक देते क्या असेस करना है? शॉक दे दिया, शॉक देते क्या रिदम चेक करनी, कुछ नहीं करना। शॉक से रिदम आती नहीं है, शॉक से हो सकता है पकड़ ले गाड़ी, पटरी पे चढ़ जाए, तुरंत सीपीआर। शॉक के बाद तुरंत जो यहाँ शॉक दे रहे हो दूसरा हाथ रख के तैयारी खड़ा है, थोड़ा दूर खड़ा रहना है बट तैयारी है, सीपीआर स्टार्ट। ऐसे नहीं है शॉक देते रुक गए, कोई फायदा नहीं होगा, नहीं जाने वाला भी चला जाएगा। शॉक सीपीआर, पल्स लेस वीटी और वीएफ में शॉक देना कंपलसरी है। ऐसे कौन सी दो रिदम है जिसको नॉन सॉकेबल रिदम बोलते हैं? नॉर्सेट कौन सा नेक्स्ट 8 में आएगा। ऐसी कौन सी दो रिदम है जिसको, जिसमें शॉक नहीं देना है, दिया तो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, पता ना। ऐसी कौन सी दो रिदम को नॉन शॉकेबल रिदम बोलते? बोलो जल्दी, देखो ये, बोलो बोलो। बोलो, विचार लाओ विचार, किसी के मन में विचार आ रहे हो? मैम आ रहे विचार? उसमें तो कार्डियोवर्जन दे सकते, मना नहीं है। उधर मैम, वेरी गुड, एक बोल दिया इसने, ए सिस्टोल एंड पीईए। दूसरा कौन सा? पीईए।
एसिस्टोल और पीईए में कभी भी शॉक देने की जरूरत नहीं पड़ती, ओनली ड्रग्स और सीपीआर, ड्रग्स और सीपीआर, सीपीआर एड्री और नो जो भी एंटी एरिथमिक ड्रग है। तो पीईए की फुल फॉर्म क्या है? पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नाम की एक प्रॉब्लम होती है पीईए और एसिस्टोल दोनों को नॉन शॉकेबल रिदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन। चलो आगे बढ़ो। वीपैप तो बहुत डेंजरस है। वीपैप का मतलब तो किस भगवान भी बचा सकता है। वीपैप का मतलब यह है ऊपर वाला ही बचा सकता है। आपके हाथ में होता तो वीपैप भी नहीं होता। तो इसलिए वीपैप इज मोर डेंजरस। वीपैप में ऐसी हो जाती है ऐसी। इसको क्या बोलते हैं? वीपैप। ये क्या है? वेंट्रिकुलर। तो इसमें थोड़ा भी अभी हो रहा है, लेकिन वीपैप में तो पड़ पड़ाना है बस। ये हो गया अपना डिजीज कंडीशन सारी खत्म। अब बची ओनली ड्रग्स, ड्रग्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। दो बड़े बड़े टॉपिक बचे, एक ओबीसी की ड्रग्स और एक ओबीसी के इंस्ट्रूमेंट्स। ड्रग्स में हो सकता है 1-2 क्लास लगे, बाकी इंस्ट्रूमेंट में 10 मिनट में दे ठीक है। अब पहली ड्रग्स देखो, फार्मा ओबीसी और नंबर 1 पे लगाओ टोकोलाइटिक। टोकोलाइटिक, टोको का मतलब होता है, टोको का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शंस। लाइटिक का मतलब होता है तोड़ना, रोकना, सप्रेस करना, रुक जाना, हाँ रुक जा, ऐसे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइटिंग। लाइटिंग मतलब ब्रेकडाउन। तो कॉन्ट्रैक्शन को रोकने वाली, कम करने वाली, सप्रेस करने वाली, शट डाउन करने वाली, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन रुकेगा तो लेबर रुकेगा। तो ऐसी कोई भी ड्रग जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस करती है, उन सारी ड्रग्स को टोकोलाइटिक ड्रग्स बोलते हैं। एग्जामिनर का पहला सवाल यह आएगा, ऑल ऑफ द ड्रग्स इज टोकोलाइटिक इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट। याद आएगा टोकोलाइटिक ऑल के नीचे सिर्फ इतना सा शॉर्ट में बता रहा हूं एक्सेप्ट कौन सी नहीं है। तो पहला ही क्वेश्चन यह है कि आपको छांटना आना चाहिए कौन सी ड्रग लेबर को पोस्टपोन नहीं करती, कौन सी ड्रग यूट्रस को रिलैक्स नहीं करती। जो ड्रग यूट्रस को रिलैक्स करती है वो टोकोलाइटिक है। आई समझ में बात? हर वो ड्रग जो मरीज को नींद देती है, हर वो ड्रग जो रिलैक्स करती है, हर वो ड्रग जो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है, वो लेबर को पोस्टपोन। स्मूथ मसल्स का मतलब एकदम रिलैक्स करने वाली, जैसे कि एमजीएसओ4 क्या करेगी? सीएनएस सप्रेसेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने प्रोस्टाग्लैंडिन नाम सुना है? ऐसी कौन सी ड्रग है जो प्रोस्टाग्लैंडिन के अगेंस्ट में काम करती है? एंडोमेथासिन। तो ये एंडोमेथासिन दर्द वाली गोली है ना, ये भी लेबर को पोस्टपोन करती है। तो कई बार दर्द की गोली गांव में, स्पेशली गांव में भी स्पेशली एएनएम डिलीवरी करवाती है, जहां उसने 3-4 चीजें रख रखी है। रात को 12 बजे कोई डिलीवरी के लिए मुझे बुलाने आ जाएगा, तो मैं मना करूंगी तो अगली बार बुलाने आएगा नहीं, क्योंकि पैसे भी तो कमाने, एएनएम को अपने बेटे को प्राइवेट रसिया से एमबीबीएस करवानी है। आया ना? सच है झूठ नहीं है। आपके गांव के जितने भी प्रैक्टिशनर देख लो जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके बेटे बेटी ने एमबीबीएस किया, खुद ने चाहे जीएनएम या एएनएम किया हो। उनका विजन बहुत बड़ा होता है भाई, उनके गोल बहुत सेट है अपना खुद का। सब्लिमेशन नाम सुना है? सब्लिमेशन क्या होता है? कोई चीज नहीं कर पाता तो फिर सोशल एक्सेप्टेबल वे में वो चीज करना। तो उसी को तो बोलते हैं, किसी के बच्चा नहीं हुआ तो गोद ले लिया, ये क्या है? सब्लिमेशन है। तो ऐसे एक बाई चांस खुद नहीं कर पाया या उसके पापा उसको करा नहीं पाए, तो आप वो इतना पैसा कमाना चाहते हैं, अपने जो भी अपने गांव से है, अपने गांव के सबसे पुराने प्रैक्टिशनर और उसके बेटे बेटी याद कर लो। झूठ नहीं बोल रहे, मेरा एक एक जगह से ऑब्जर्वेशन है, हर जगह से पता है, और हमेशा वो करवाएगा, उसको पता है। और एक और दिक्कत है, कुछ कुछ के बेटे पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ इतने खुद बिजी रहते हैं कि बेटे बेटी को सही से पढ़ा नहीं पाते, फिर उनको रसिया से करवानी पड़ती है। और कुछ किसी के पढ़ लेते हैं तो गवर्नमेंट नंबर आ जाता है। और ये कहीं नहीं लिखा, किसी बुक में नहीं लिखा कि आप अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो आपकी औलाद भी इंटेलिजेंट होगी। वो औलाद जब इंटेलिजेंट होती है जब उसके ऊपर टाइम खर्च किया जाता है, अपने आप कभी नहीं होती। अगर अपने आप इंटेलिजेंट होती, अगर अपने आप इंटेलिजेंट होती तो जिसके ऊपर सुपरविजन नहीं होता वो बंदे ज्यादा सेलेक्ट होते। ऐसा नहीं होता, जिसके ऊपर स्टूडेंट लाइफ में ध्यान कम देते हो, ज्यादा फैसिलिटी देते हो, जितनी ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी उतना ही तुम लेट सक्सेस होंगे। ये गारंटी है। अगर आपको तैयारी करने के लिए एसी रूम मिलेगा, आप उस दिन क्या करोगे? आज सो जाते हैं, थके हुए हैं, या सो रहे हो। और अगर आपने घर वाले गिन के पैसे दिए हैं, पढ़ने का अलग रूम है, जहाँ पढ़ते हो वहां सो नहीं सकते, लाइब्रेरी में से पढ़ सकते हो, सोने का रूम अलग है, वहां पे बात भी नहीं कर सकते। अपने आप कुछ दिन बुरा लगेगा, लेकिन पढ़ाई हो जाएगी। और आपने को जिंदगी पर थोड़ी बतानी उससे, आपने को सिलेक्शन लेना है। तो जितनी ज्यादा फैसिलिटी उतना ही लेट सिलेक्शन है। तो रात को आपने देखना होगा, आप किसी एएनएम को बुलाने जाओगे, गांव में एएनएम डिलीवरी करवाती है जीएनएम से ज्यादा, क्योंकि गांव में एक थ्योरी और चलती है। गांव में एक थ्योरी और चलती है, सबको पता है, मैं क्या बताऊं। डिलीवरी करवा, गांव के अंदर एक फिक्स रूल है, डिलीवरी फीमेल हेल्थ केयर वर्कर से करवाई जाएगी। ये तो होता है, रूल होता है, ऑफ कोर्स रूल है और होना भी चाहिए, तो है रूल। तो फीमेल कौन होती है? एएनएम में मेल तो जा नहीं सकते। एएनएम का मतलब ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, इसका मतलब एएनएम कौन होती है? तो एएनएम को चाहे कुछ भी ना आता हो बाई चांस, हालांकि बहुत टैलेंटेड होती है, मैं नहीं कह रहा बाबू जी, बट बाई चांस में नहीं, लेकिन वो डिलीवरी की तथाकथित एक्सपर्ट है, क्योंकि उसे पता है मैं एक्सपर्ट नहीं भी हूं तो भी एक्सपर्ट होकर गांव आ जाएंगे, किससे? बहन जी प्लीज चलो। और उसका हस्बैंड डॉक्टर है एमबीबीएस, बाई चांस हॉस्पिटल में घर में बैठा उसको आप तब तक रोटी बनाओ, हम बहन जी को डिलीवरी करवाने जा रहे हैं। हाँ होता है भाई, रूल है, रूल है मींस रूल है। अब एएनएम को आपको एएनएम को मन तो गुस्सा था। गांव में एक और है, गांव में ये नहीं देखा जाता कि इसकी वजह से डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, गांव में ये देखा जाता है इसने, हम जब बुलाने गए तो इसने हाँ में जवाब दिया कि नाम है, ये हमारे साथ चली या नहीं चली, ये मुसीबत में काम आती है या नहीं। तो एएनएम मुसीबत में काम आती है, वो चल जाती है साथ, हाँ चलो डिलीवरी। वो जाते ही तेरी एग्जामिनेशन किया और बोलती है डिलीवरी में 6 घंटे लगेंगे, इंजेक्शन ठोक देती है, 14 पेनार्गन पेंटाडोसिन प्रोमेथाजिन, नाम सुना है? नींद का कोई छोटा मोटा गांव में लगाते हैं।
मरीज को आ जाती है नींद, लेबर हो जाता है 1 2 4 घंटे के लिए पोस्टपोन, और वो मस्त सो जाती है। सुबह उठती है, फिर वापस कॉन्ट्रैक्शन घर का असर उतरेगा, और तब तक बाई चांस फीटस को डिस्ट्रेस हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, अंदर कॉन्ट्रैक्शन आपने सप्रेस किए, फीटस म्यूकोनियम एस्पिरेट कर सकता है कुछ, तो सारे एनएम से नहीं, कुछ एनएम की जरूरत नहीं है। मेन मतलब क्या बोलते हैं इसको, मेल जीएनएम। गांव में जीएनएम होते हैं, बीएससी नर्सिंग के भी कम ही होते हैं गांव में। जो भी देखो एक और बोल है, बीएससी नर्सिंग किया हुआ गांव में प्रैक्टिस नहीं मिलेगा, जीएनएम वाला मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी प्रैक्टिस है वो पुराना है, जो भी प्रैक्टिस है पुराना। पुराने हमारे यहाँ पर क्या होती थी, सीएनएम, वो भी पहले बेंगलोर से करके आते थे। 2010 में पहले 9 में पहला बैच आया था जोधपुर में, और राजस्थान में पहले बैच अभी उधर था नीम्स यूनिवर्सिटी में 2005 में। तो ऐसे करके पहले था ही नहीं, जीएनएम वाली था, और कुछ लोग बाहर से करके आते, वो भी नॉन अटेंडेंट। 6 महीने में इंटर्नशिप में सब सीख लेते, सुई लगानी, नींद की गोली, एलर्जी की गोली, सब सीखे। तो सब कुछ होता कौन है, जीएनएम होता है। तो कुछ भी हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एनएम सब कुछ, चाहे जीएनएम हो, चाहे एएनएम हो, चाहे एमएससी हो, नींद सबको प्यारी होती है, मेरे कहने का मतलब ये है, नींद सबको। लेकिन हम क्या करते हैं, टोकोलाइटिक। तो ऐसी कोई भी ड्रग जो पेशेंट को नींद दिलाती है, वो क्या कर सकती है, फीटस को डिस्ट्रेस करती है, लेबर को पोस्टपोन करती है कि नहीं करती? तो ऐसी कोई भी ड्रग, हिंदी में लिखोगे इंग्लिश में, ऐसी कोई भी ड्रग्स जो यूट्रस को रिलैक्स करती है और यूट्राइल एक्टिविटी को सप्रेस करती है, वो टोकोलाइटिक कहलाती है। ठीक है, दूसरी लाइन है सेम ये, ऐसी ड्रग यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को कम करने के लिए, प्रीटर्म लेबर को रोकने के लिए दी जाती है। हाँ, यही तो हम कह रहे थे, हम और क्या कह रहे थे, यही तो कह रहे थे ना। हाँ, एडवर्ज इफेक्ट को छोड़ो, अलग अलग पढ़ेंगे सबका, सॉरी। मेरी आदत थोड़ी खराब है, मैं खुला खुला बोल देता हूँ, फिर ऐसा किसी किसी को गुस्सा भी आ जाता है। ऐसे एक दिन ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, स्टूडेंट बोले सर मेरी मम्मी एएनएम है, अब सुन रही है आपकी क्लास। मैंने कहा नहीं, ऑल एएनएम आर नॉट लाइक दैट, बट सारी अंगुली एक जैसी नहीं होती, बट रहती तो पास पास में ही है। तो चलो ठीक है, उसने कहा ओके ठीक है। एएनएम में 100% गर्ल्स। राजस्थान नर्सिंग कॉलेज, राजस्थान के किसी भी कॉलेज से तुम नर्सिंग करो, उसमें 80%। एम्स ने बेचारे ने 80-20 किया अभी 2020-21 में, जब से मैं छोटा था तब से मुझे पता है। राजस्थान का तुम जीएनएम का नर्सिंग वो करवाते हो ना काउंसलिंग, उसके अंदर आरएनसी की काउंसलिंग, उसमें 80% फीमेल लेते हैं, 20% ही लड़के लेते हैं। अब गांधी हॉस्पिटल में नर्सिंग कॉलेज पूछ लेना जाके, 60 सीटें होती है, 48 लड़कियां होती है और 12 लड़के होते हैं, होते हैं कि नहीं होते? वो तो कभी बोला ही नहीं तुम लोगों ने। एम्स से कर दिया 80-20, वो याद है, वो पहले से 80-20 कर रहे हैं कब से ही, एम्स ने उनको देख के किया है। आगे बढ़ो, मेरे साथ का एक स्टाफ है जो अभी, इसका पहले का सिलेक्शन हुआ नहीं था, फिर बाद में हुआ, और उसको अभी एम्स मिला इधर गोरखपुर साइड, शायद गोरखपुर है। वो उसको जिस वार्ड में ड्यूटी है वो अकेला लड़का है, सारी लड़कियां हैं। 7-8 महीने हो गए, वो कह रहा है सर अब मैं बातें भी लड़कियों जैसी करता हूँ। मैंने कहा क्या हो गया, क्योंकि दूसरी बातें याद नहीं आती, क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एनी टाइम ही ऐसे आते हैं लड़कियों, बातें लड़कियों वाली करता हूँ, एकदम पूरा लड़की बन गया हूँ मैं, उनके साथ बैठा रहता हूँ, ड्यूटी पे खाना खाता हूँ, ड्यूटी एक्सचेंज से एनी टाइम ये सुनना। हो गया तेरे का। चलो चलो लिखो, फ्रीडम लेबर। नेक्स्ट, फ्रीडम लेबर एंड डिलीवरी कैन बी डिलेड बाय दिस ड्रग्स। शॉर्ट टर्म, अगर डिले करनी हो तो हमें क्या देना चाहिए ताकि लंग्स मैच्योर हो जाए? एंटीनेटल स्टेरॉइड मदर को देना चाहिए, एंटीनेटल स्टेरॉइड्स। कौन कौन सी ड्रग टोकोलाइटिक में आती है? देखो पहले ये लिखो, फिर हम समझेंगे। बीटा मिमेटिक्स, मिमेटिक्स का मतलब होता है मिमिक्री करना। क्या करना? किसकी मिमिक्री करना? बीटा रिसेप्टर की। बीटा ब्लॉकर में बीटा रिसेप्टर की मिमिक्री करने वाली ड्रग को बीटा मिमेटिक्स बोलते हैं। एक ऐसी ड्रग जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, एग्जांपल के लिए एंडोमेथासिन। मैग्नीशियम सल्फेट सप्रेस करती है, आपको बताइए, ब्रेन को सुलाती है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैसे, जिसके पीछे निपिडिपिन, एम्लोडिपिन, और जरूरी है पिन लगे वही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। एग्जामिनर है वो, एग्जामिनर है वो, ऐसी ड्रग पूछ देगा बताओ ये कौन सी है, तुम पिन चेक करोगे, पिन होगा ही नहीं। तो जिसके नीचे पिन नहीं लगा वो भी तो याद रख सकता है भाई, जरूरी थोड़ी है पीछे पिन लगी हो। तो ऐसी 2-3 ड्रगें भी याद रखनी है जो लगती है बट है नहीं, लगती है बट है, तो याद रखना कौन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिसके पीछे पिन नहीं लगता। ये होमवर्क है, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा इसमें नहीं आएगा, कहीं पर भी आ सकता है कि ये कौन सी ड्रग है। तुम पिन पिन के चक्कर में मेरा पे मिल, मेरा पे, मेरा पे मिल कौन सी ड्रग है? मेरा पे मिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉक मतलब एसी इनहिबिटर होती है, उसके पीछे पिल लगता है, क्या लगता है? इसके पीछे कहाँ पिल है, ओनली पिल है। तुम चूक गए ना, ऐसे चूकते हैं, भगत सिंह शेखावत भी ऐसे चूका था, तुम भी चूक गए। उसको चैलेंज किया था, 4:11 पे इतनी तारीख को 200 टन माल जाएगा तो मेरी चोटी का जोर लगा लेना, रोक सको तो रोक लेना, जाएगा तेरे सामने से, जो करना है कर ले। और वो फिर भी चूक गया, चूक गया ना, तो फिर तुम भी चूक गया। अभी बोला जरूरी नहीं है कि जिसके पीछे पिन लगे
वो कैल्शियम जिसके पीछे पिल लगे वो भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। जिसके पीछे जाम लगे, क्या लगे, उससे भी जाम लगा था, है ना। तो जिसके पीछे हर एक जाम नहीं, कोई जाम अच्छा होता है, कोई जाम बुरा होता है। दिल जाम, ये शायद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना। तो बेवकूफ पिन वाली तो और कोई याद रखेगा, पुस्तक को याद कौन रखेगा, जो ये थोड़ी याद रखोगे तुम, यस और नो। तो ये भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आती है, यही तो स्टाइल है। कल के क्वेश्चन आ गया डेल्टा जाम ए, तुम कर दोगे जाम कौन सा, ये तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो नहीं है, सर ने बताया था, उसमें लगता है पिन लगता था इसी इनहिबिटर में। तो फिर जाम तो ऐसी ड्रग है जो कि स्टूल को कम करे, जाम लगाए। तो मैं ऐसा करता हूँ, फिर जाम गलत लग जाएगा ना, यही तो ये क्या है भाई, तो जरूरी नहीं है जो लगे वो है। फिर आता है ऑक्सी, देखो नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर मतलब ऑक्सीटोसिन के एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है उल्टा। तो ऑक्सीटोसिन के अगेंस्ट में कौन काम करती है, एटोसिबान। ऑक्सीटोसिन का एंटीडोट कौन है, एटोसिबान। नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर, ये भी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है। स्मूथ मसल रिलैक्स होगी तो यूट्रस क्या होगा, यूट्रस खुद एक स्मूथ मसल्स का ऑर्गन है, तो यूट्रस रिलैक्स। और प्रोजेस्टेरोन को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी कीपिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, मतलब यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं। हाँ तो हो गया प्रोजेस्टेरोन। अब बीटा मिमेटिक्स में 3-4 नाम बताऊंगा, सब पढ़ाएंगे तब, पढ़ूंगा अभी आगे। फिलहाल ये क्लासिफिकेशन है आपके सामने, इसीलिए कहता हूँ कुछ याद हो या नहीं हो, एग्जाम में ये आ सकता है, क्या बीटा ब्लॉकर, सॉरी क्या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर टोकोलाइटिक है, आप बोला हाँ ऑफ कोर्स है, तो बोला था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, क्योंकि ये यूट्रस के अंदर मायोमेट्रियम में कैल्शियम में जाने को रोकती है, कैल्शियम जाएगा नहीं तो कंट्रैक्शन होगा नहीं, समझे क्या। लेबर पढ़ा, लेबर की फॉस पढ़े, लेबर में दर्द कैसे होता है याद आया, एक्टिन मायोसिन कैल्शियम और ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन पांचों मिलकर दर्द करवाते हैं, तो कैल्शियम होगा नहीं तो इतना पेन नहीं होगा जितना होना चाहिए, तो कुल मिला के बात कोई है। हाँ वो मेरे हो गया ना, मिल होगा मेरा, मैं उसका उल्टा कर दिया, मेरा मैं पेल कर दिया ना, मिटा दूं, अरे एक ही बात है, वेरा पे मिल, तो भाई मिल हेलो, ये मिल और मिल एक ही तो बात। आगे बढ़े, नहीं बढ़े, हम्म, नाम लिख दिया, सबके नाम लिख दिए। अब देखो एक बढ़िया बात बताओ आपको, एक लो की लकीर, मिमिक्री को बोलते हैं, मिमिक्री करना, क्या बोलते हैं, मिमिक्री करना। अब देखो ये मिटा दो, ये है बीटा और ये है मिमेटिक्स, ऐसी ड्रग जो बीटा रिसेप्टर की क्या करे, मिमिक्री करे। तो इसका मतलब मैं बोलूं बीटा जैसी जैसी बोले, बीटा जैसी जैसी काम करे, मिमिक्री का मतलब क्या है, तो ऐसी कोई भी ड्रग जो बीटा रिसेप्टर जैसा काम करे। और आपको पता है ऐसी ड्रग जो बीटा के अगेंस्ट में काम करे उसको क्या बोलते हैं, बीटा ब्लॉकर। बीटा, तो आपको ये भी पता चल गया बीटा मिमेटिक्स बीटा ब्लॉकर के अगेंस्ट में काम करती है। बीटा ब्लॉकर कौन सी होती है, जिसके पीछे लोल लगता है, यस और नो। और आपने ये अच्छे से पढ़ा है कि जिसके पीछे लोल लगता है वो ब्रोंकस का भी लोल कर देता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ब्रोंकस का क्या कर देता है, स्पास। इसका मतलब ये बीटा मिमेटिक्स ब्रोंकस का क्या करती है, समझ में आया, अरे आया ना। इसका मतलब बीटा मिमेटिक्स ब्रोंकस क्या करती है। एक बात और, बीटा ब्लॉकर हमने बोला था कि ये हार्ट रेट को क्या करती है, याद कर लो, किसी को परफॉर्मेंस एंजाइटी हो तो प्रोपेनोलॉल देते हो, किसी की हार्ट रेट ज्यादा हो तो हार्ट रेट कम करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर। तो बीटा मिमेटिक्स क्या करेगी, टेकीकार्डिया, रोशनी, रोशनी समझते हो, कम कपाट समझते हो, एक होता है टेकीकार्डिया, एक होता है पाल्पिटेशन। टेकीकार्डिया का मतलब है हार्ट रेट 100 से ज्यादा हो जानी हार्ट की, पाल्पिटेशन का मतलब है इंक्रीज प्लस इरेगुलर, खुद की धड़कन किसी और को सुनाई दे, वो पाल्पिटेशन है, खुद को ही पता चले मेरी ज्यादा है। तो कुल मिला के बीटा मिमेटिक्स क्या करती है, हार्ट रेट ज्यादा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये ट्रेमर भी करती, दूसरी को क्या बोलते, तो मैं बोल दो पाल्पिटेशंस, बस हो गया, आया समझ लो कुछ। हाँ अब हम एक एक पढ़ेंगे, सब लिखवाऊंगा आगे, यहाँ पे जस्ट बीटा ब्लॉकर के अगेंस्ट बोला मैंने, सही है। ओके पहले नंबर पे देखो कैल्शियम पढ़ोगे आप कार्डियो में, हमारा मतलब सिर्फ इतना सा है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैसे, निपिडिपिन, निकाडिपिन, वेरापामिल, ये क्या करती है, कैल्शियम सेल के अंदर यूट्रस के अंदर कैल्शियम की एंट्री को रोकती है। अच्छा एक बात साइड इफेक्ट, मेरे को कोई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का साइड इफेक्ट बता सकता है, ऐसे कोई मत बोलना बीपी कम करती है, सबको पता है, क्योंकि ये बीपी कम करने के लिए तो देते हैं, उसके अलावा बोलो कोई भाई ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मत बोलना, बीपी कम होना मत बोलना, सब कोई होती है तो होती है, और कोई बताओ, क्योंकि एग्जाम में नहीं होगा, ऑप्शन में नहीं होगा। जब भी हम किसी पेशेंट को वेसोडाइलेटरी ड्रग देते हैं सेरेब्रल वेसोडाइलेशन होता है, और जब भी सेरेब्रल वेसोडाइलेशन होता है तो हेडेक इज मोस्ट कॉमन साइन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज हेडेक, और वेसोडाइलेशन होता है तो मुंह टमाटर जैसा लाल होगा तो पीला हो जाएगा, यस प्लस भाई ब्लड फ्लो वैसे होगा तो क्या हो जाएगा, वेसोडाइलेशन से प्लसिंग होती है तो बताइए आपको। ओके जब भी किसी मरीज को एंजाइना पेक्टोरिस वगैरह होता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर तुरंत जीभ के नीचे निकार्डिया की टैबलेट डाल देता है और 5 मिनट में दर्द आराम, वो यही होती है, वो निकार्डिया नाम सुना, निकार्डिया वो यही है। चेस्ट पेन हो रहा था, निकार्डिया डाली, अचानक से सीधी गई, 5 मिनट में वेटोडाइलेशन करवाया, कोरोनरी आर्टरी का, कौन सी आर्टरी का, और मरीज को आ गया आराम।
बस। लेकिन कुछ टाइम के लिए, जब तक ड्रग का असर रहेगा तब तक तो असर उतरेगा, फिर पेन। आपने कोरोनरी आर्टरी नाम सुना है? कहां से निकलती? हार्ट से या लेग से? सबको पता है आंसर क्या दे रहे हो, हार्ट के कहां से है? अरे एरोटा के तीन पार्ट होते हैं, असेंडिंग, आर्च, डिसेंडिंग। कौन से एरोटा के वहां से निकलते हैं? कोरोनरी आर्टरी असेंडिंग एरोटा से निकलती है। कहां से निकलती है? कौन से एरोटा से? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कब होती है? जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब यूट्रस सिस्टोल करता है। ओ कार्डियो, मैं यूट्रस बोल गया क्या? आपको लगता है मेरे को यूट्रस ही पता था? ऐसे होता है, सेम पेपर में यही होता है। हम पढ़ रहे हैं हार्ट टिका हुआ यूट्रस, बाहर आके बोलते हैं ऐसी गलती कैसे होगी? होगी बाबा, आप क्या करोगे? वापस जाओ बैक। जा सकते हो क्या? अब देखो बैक तभी जाया जा सकता है जब ये क्लास ऑफलाइन होती। चुपचाप, अभी ऑनलाइन वाला सुन लिया, वो बोलेंगे कैसा टीचर है, यूट्रस बॉडी को सप्लाई करता है। सोचो आप जरा, है बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि देखो टीचर पढ़ा रहा है यूट्रस बॉडी को सप्लाई करता है। अरे मैंने सही बोला, यूट्रस सर्विक्स और बॉडी को सप्लाई करता है। हाँ, ऐसे बोला। सुनो, हमारी बॉडी में जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? सिस्टोल। सिस्टोल को क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? डी, नॉट री, डीपोलराइज। जब भी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो ब्लड बाहर निकलेगा वो बॉडी को सप्लाई करेगा। यूट्रस हार्ट में रहे, जब भी हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो ब्लड बाहर निकलेगा वो बॉडी को सप्लाई। लेकिन जब भी हार्ट रिलैक्स होगा, खुद को देखो किसको बोलते हैं? सेल्फलेस पर्सन। हार्ट इज प्योर सेल्फलेस पर्सन। घर का एक ही अर्निंग मेंबर है, उसको बोलते हैं हार्ट। जब तक घर वाले खाना नहीं खाएंगे वो नहीं खाएगा। जब सब खा के बैठ गए, सो गए, सब आप खा लेगा। तो इसका मतलब जब हार्ट रिलैक्स होता है उस समय कोरोनरी आर्टरी में ब्लड डालता है, डायस्टोल पेज में, खुद के लिए। खुद के लिए ब्लड कब डालता है और पूरी बॉडी में सप्लाई कब करता है? जब कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये भी कला है भाई उसकी, उसकी अलग ही कहानी है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। हो गया। हम और किसी ड्रग के साथ इसको देते हैं तो बीपी ज्यादा कम हो जाती है, इसलिए बोलते हैं कि और किसी ड्रग के साथ नहीं यूज करना चाहिए। जैसे एमजीएसओ4 हो गई, बीटा मिमेटिक्स हो गई, तो थोड़ा बहुत, थोड़ा ध्यान रखना, अवॉइड करना चाहिए। ये तो हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। मतलब आपको इतना याद रखना कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या है? ओ ले, कुछ नहीं है। मैं इतना जोर से गिरा, मैंने सोचा टाइलों में छेद हो गया। इतना जोर से कौन हंसता है? इतना जोर से कौन हंसता है यार, इतना? हाँ लिखो, लिख दिया। मिसिंग टाइल सिंड्रोम, नाम सुना? मिसिंग टाइल सिंड्रोम किसने सुना? व्हाट इज मिसिंग टाइल सिंड्रोम? ये नर्सिंग से रिलेटेड नहीं है, लोग लिखने लगे। मिसिंग टाइल सिंड्रोम किसको पता है? किसने सुना है? सुना है किसी ने? तुम ये एमजीएसओ को सुना है? एमजीएसओ क्या करता है? रिलैक्स करता है यूट्रस को और ब्रेन को, दोनों को। अब इसमें रिलैक्स होगा तो कुल मिलाकर यूट्रस रिलैक्स होगा, कैल्शियम रिफ्लेक्स नहीं करेगा। साइड इफेक्ट आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, ऐसा मरीज जिसको ऑलरेडी माइस्थेनिया ग्रेविस है या रीनल फंक्शन एब्नॉर्मल, यूरिन आउटपुट भी नहीं आ रहा, तो उसमें अवॉइड कर सकते हैं। साइड इफेक्ट आप सबको कि क्या करती है? डीप टेंडन रिफ्लेक्स को कम करती है, रेस्पिरेशन रेट को कम करती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है ना, वेडिपनिया करती है, हाइपोवेंटिलेशन करती है, बहुत ज्यादा वेंटिलेशन हो जाएगा, बीपी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो यूरिन आउटपुट अगर 30 ml पर आपसे कम हो जाए तो बंद कर देनी है ना। मतलब जिसकी बीपी ऑलरेडी कम है उसको नहीं देनी है। ये होगा मिसिंग टाइल सिंड्रोम का मतलब होता है इस दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इसी डिसऑर्डर से सफर कर रही है। 60% पीपल इन दिस वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम दिस ओहो मिसिंग टाइल सिंड्रोम। मिसिंग टाइल सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि आपके पास में क्या है उससे आप खुश नहीं हो, कौन सी चीज की कमी है उससे आप दुखी हो। मेरे पास ये नहीं है कि पूरा रूम था भयंकर बढ़िया डेकोरेट किया हुआ था, एक जगह क्या किया बनाने वाले ने, जानबूझ के जगह खाली छोड़ दी और उस रूम में हर किसी को एंट्री करवाई कि बताओ उस रूम में आपको क्या नजर आ रहा है। सब जितने भी लोग थे सबने बाहर आके बोला एक टाइल मिस है, एक टाइल मिस है, एक टाइल मिस है। किसी ने नहीं बोला कितना शानदार रूम है, थोड़ी सी जगह रह गई होगी, कोई बुक गिर गई होगी, टूट गई होगी टाइल, किसी ने नहीं बोला। तो मिसिंग टाइल सिंड्रोम का मतलब है आपके पास में क्या चीज नहीं है उसकी कंप्लेन करते रहते हैं हम टाइम। ये सब अनहैप्पी रहने का सबसे बड़ा कारण है। हमारे पास जो है उसमें खुश रहो, बढ़िया एंजॉय करो। हाँ, क्या हमें पता है एमजीएसओ4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऐसे खुश रहो, अपने आप माइंड काम करेगा। ये एक मेंटल मैकेनिज्म है, एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने ये थ्योरी दिया था मिसिंग टाइल सिंड्रोम का।
ऐसे बोल, कुछ लोग मेरी जॉब पता नहीं कब लगेगी, कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे मेरी तो पक्की नहीं लगेगी, तो पढ़ाई क्यों कर रहा है? मुझे लगता नहीं है मेरी लगेगी, तो फिर नर्सिंग बंद कर। फिर भी पढ़ते रहते हैं, वो नेगेटिव है। बेवकूफ, मेरे का मैं बस चले ना एक मुक्का मारूं, सैंडल लॉन्च कर दूं अभी। सच में, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट कभी किसी कहीं से नंबर मिल जाते हैं, फोन करते हैं, सर प्लीज पढ़ने की स्ट्रेटेजी बता दो। एक मैसेज करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, चौथी बार में सीधा सर क्या है, इतना भी क्या है, रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा तुम इधर आके देखो तो पता चले। है? मतलब ऐसे है सर, स्ट्रेटेजी तो पूछिए क्या है भाई, तुम्हारे गले के अंदर ऐसे ऐसे सिंड्रोम हो गए, तो एक दो बार आंसर नहीं आया तो बुरा मत माना करो, ऑनलाइन वाला तुम्हें कह रहा हूँ। और सीधा ये कंप्लेन है हमारा सिलेक्शन तो नहीं होगा सर। तो फिर आप, मैंने कहा किसके लिए फोन किया, तो मैंने कहा किसके लिए फोन किया है सर, मेरे साथ वाले का हो गया, उसका भी हो गया, उसका भी हो गया। गुस्सा तो इतना आता है, अगर सामने होता ना, सच में। अभी सुन रहा होगा कोई, मैंने कुछ कुछ लोग ऐसे ऑफलाइन स्टूडेंट है, जानबूझ के बोल रहे हैं मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, मैंने कोई बात नहीं। मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है, किसी का भी मैसेज आए सर पढ़ने से रिलेटेड बताओ, रिलेटेड बताओ, मैंने कहा ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो सुनाना है तो भी अच्छे से सुनाना है भाई, ठीक सर। तो कोई कोई जानबूझ के झूठ बोलता है सर ऑनलाइन। मैंने कहा अच्छा ऑनलाइन हो, फिर आपके पास कौन सा बैच है? फंस तो जाते हैं, झूठ कहीं कहीं हो, झूठ सर्दी थोड़ी है, कहीं कहीं फंस जाता है। नेक्स्ट लिखो एनसेड, एनसेड का मतलब क्या होता है? कीबोर्ड लगाती है इसमें, एंडोमेटासिन सुलेंटिनेक, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को कम कर देती है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, एमएलसी के एक्टिवेशन नहीं हो पाता है, उसकी वजह इतना इतना देना चाहिए। ठीक है सर, साइड इफेक्ट पता है आपको? पता है एनएसआईडी कौन सी डिजीज में मैंने मना किया था परसों परसों? डेंगू में। और एक बात और बोली थी परसों परसों, मैंने कहा भूखे पेट लंबे समय जो हो गया खाते उसके पेट में क्या हो जाता है? खाले। इसका मतलब खाने के बाद खानी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है? जल्दी। वही बात है, एनएसआईडी गैस्ट्रिक ग्लूकोज स्टेरॉइड और गैस दोनों। तो हार्ट बर्न अस्थमा क्यों? क्योंकि ये थोड़ा बहुत ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इसका एक साइड इफेक्ट रहता है, जरूरी नहीं बट रहता है। जे ब्लीडिंग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का इसलिए डेंगू में नहीं देते, जिसको रीनल इंजरी है उसमें भी नहीं देते। कौन सा इंडिकेशन? एपीटी पेप्टिक अल्सर ऑलरेडी है, जिसको ऑलरेडी प्लेटलेट कम है, या पीटी एपीटी एब्नॉर्मल है, ये आपको पता है, ये आपको पता है। मदर को क्या करेगी? ऑलिगोहाइड्रोमियंस। मदर को क्या करेगी? और बेबी को क्या करेगी? प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डीए या इंक्रीज पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। पता है ना? ये दोनों एक ही है, ये और ये, और उसकी वजह से आईयूजीआर, और ये मदर का है, और वो तीनों किसके हैं? तो पांच पांच बार रिवीजन हो गया एक एक ड्रग का। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेवकूफ हूं या आप बेवकूफ है, इसका मतलब ये है कि ऐसी ड्रग कभी पेपर में आई तो तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। पांच बार आने के बाद भी गलत हो जाता है ना, फिर माथा घूमता है। और ज्यादा पढ़ने और ज्यादा पढ़ाने से हार्ट को यूट्रस बोला जाता है, याद पता चला है? चलो नेक्स्ट। नो सर क्यों है? अंधेरा कितना हो गया देखो, बैंक का अंधेरा बार। हाउ आर यू? सही हो? गुस्सा तो नहीं हो मेरे से? पक्का? यस ठीक है ठीक है। आपका क्या नाम? अमित? अमित? रोहित? बस। क्या हुआ? क्या हुआ? प्रणाम जिंदगी में नहीं किया इसने, घर की मुर्गी को फिर कौन प्रणाम करेगा? ज्यादा कुछ कह दो तो चाय में नमक डाल के ले आएगा। ये मेरे से वैसे ही परेशान है, सुबह चार बार चाय गर्म करता है तब कहीं जाके मैं उठता हूँ, बार बार अलग अलग कप में लाके रखता है। क्या अब लगता है मुझे कि मॉर्निंग ड्यूटी का टाइम बचा नहीं है। चुप रहो, करो आप सभी। यहाँ पर तो मैं धमकी दे सकता हूँ, यहाँ पर तो राज है, यहाँ पर मतलब एक होता है ना। हाँ। क्या है? क्या हुआ? आज उतना भी, चलो नेक्स्ट। इतना टाइम नहीं है भाई हमारे पास, वी आर गेटिंग लेट नाउ।
क्या है, क्या कह रहे हो, बोलो बोलो। है तो आप पुष्पा देख ली तो क्या हुआ, पुष्पराज देखना बाकी है। अरे कुछ नहीं है, मूवी वूवी सब ये तो ऐसे टाइम पास है बस। क्यों देखने गए हैं, मतलब आप ये चाहते हो हम 24 घंटे ऐसे सीरियस मुंह बना के खड़े रहे हैं? मैं भी सोचता हूँ क्यों गए, लेकिन मूवी से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है भाई, बहुत सीखने को मिलता है भाई। मैंने तो वहां से कुछ कुछ चीजें सीख के लाया हूँ, काम काम आएगी मेरे 1-2 साल बाद। अभी नहीं, अपना टाइम, अपना टाइम आएगा, आगे बढ़े, आएगा रे अपना टाइम आएगा, फुल फ्रेश धुआंधार। बीटा मिमेटिक्स, बीटा मिमेटिक्स मतलब टर्ब्यूटलिंग। आपने थोड़ा छोटे बच्चे होते हैं घर में, खांसी आती है बच्चों को, हॉस्पिटल जाके हॉस्पिटल वाले कब सिर्फ लिख के देते हैं, उसकी मम्मी उसको ज्यादा बना देती है, 2.5 ml बोला 2.5 ml, कब रोका नहीं, खांसी बंद नहीं हुई, तो मम्मी क्या करती है, तो यार नाक पकड़ के, अरे थोड़ी देर बाद बच्चा ऐसे ऐसे करता है स्टाइल, ऐसे थोड़ी देर लगता है ऐसे स्टाइल, मतलब इसकी वजह से होता है वो। ये कब सिरप है, ये ब्रोंकोडायलेटर कब सिरप आती है, आपने ग्रीलिंगटस बीएम सुना होगा, है ना, ऐसे करके खूब सारी कब सिरप आती है जो ड्राई कप के लिए नहीं होती। ड्राई कप के लिए तो बेसिकली डेक्स्ट्रोमिथार्पण होती है, कौन सी, डेक्स्ट्रोमिथार्पण होती है, वो तो ड्राई कप के लिए होती है। प्रोडक्टिव कफ, ब्रोंकस को डायलेट करने के लिए टर्बिटलिन यूज करते हैं। तो ये बीटा मिमेटिक्स जैसा काम करती है, तो बच्चे को ट्रेमर वगैरह हो जाते हैं, पाल्पिटेशन हो जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। इतना भी नहीं पता तुम्हें, तो इतना सुन लो, हम जब नेबुलाइज करते हैं ना अस्तलिन से, तो हार्ट रेट बढ़ती है, देख लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ। नेबुलाइज करते हैं अस्तलिन से तो हार्ट रेट ऐसे हो जाती है, बढ़ती नहीं बढ़ती, क्योंकि वो भी क्या है, बीटा एगोनिस्ट है, वो भी ब्रोंकस डायलेट करता है, उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ती है। एक आती है आइसोसब्स्ट्राइन, ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ड्रग के नाम, सीधा क्वेश्चन आएगा कौन सी टोकोलाइटिक नहीं है, साइड इफेक्ट जाए भाड़ में, पहली बात तो नाम याद कर लेना, हायरार्की में सीखना है, पहले नाम फिर साइड इफेक्ट। तो आइसोसब्स्ट्राइन को सस्टेन नाम से भी जानते हैं, सस्टेन का मतलब है बना रहना, कभी कभी सस्टेन नाम बहुत फेमस है, डॉक्टर टैबलेट लिखता है सस्टेन, जिसको 13 एबॉर्शन हो जाता है ना, तो डॉक्टर लिख देता है सस्टेन, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बाई चांस हो रहे तो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो आइसोसब्स्ट्राइन क्या है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस, सस्टेन का मतलब जो है वो बना रहे, प्लीज अभी नहीं, ऐसे, तो ऐसे ही भाई। पुष्पा 2, आपने भी मूवी देख ली वो, शादी में जरूर आना वो, तो फिर क्या किया, हम भी देखे, आप भी देखते, मिल जाती कहीं पर भी आपको। अरे देखो ना अच्छी मूवी है भाई, तुम भी कलेक्टर बनोगे एक दिन, है, किसके लिए, हाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत सारी वजह है। मैं नर्सिंग में जो टीचर बना ना, वो टॉन्ट की वजह से बना, और नर्सिंग में इतने सारे खूब सारे सिलेक्शन हुए ना 20-30, वो किसी के टॉन्ट की वजह से। मेरे को किसी ने बोला, मैं तैयारी करने गया, मेरे को बोला ऐसे ही मिल जाती है क्या जॉब, देखा ना कब कर रहा है ज्वाइन, ये बोला था मुझे, मैं तैयारी करने गया 2 महीने बाद मेरे पास किसी का फोन है, हाँ अब तो बन ही जाएगा जैसे, कहाँ है, मेरे को बोला, मैंने उस बंदे को 20-30 ऑफर लेटर भेजे, फिर ऐसे यूं ले जा देख, एम्स दिल्ली, ये ऋषिकेश, ये जोधपुर, एएमयू भोपाल, आईजीआईएमएस, जिपमर, ये जोधपुर, ये ईएसआईसी, ये डीएसएसबी, ये रेलवे, ये वो जितने भी इंस्टीट्यूट था, एक भी ऐसा नहीं था कि जिसमें अपना नहीं था, सारे भेजे मैंने ओरिजिनल, मेल भेजे ओरिजिनल साइन करके नीचे सब, मैं देख ये सब अपने हैं। तो फिर प्लॉट जब कोई चीज चुकती है ना, तो एंग्री चुकती है, तो थोड़ी थोड़ी नहीं चुकती। फिर अपने बाद नर्सिंग, एक बार नर्सिंग के अंदर कोचिंग टीचर बनने का एक अलग थोड़ा ट्रेंड था, मतलब एक अलग ही रहता है, कोचिंग का टीचर अपने आप को 30 मार्क खान समझता है, थोड़ा सा होता कुछ नहीं है, मैं सही बता देता हूँ, होता कुछ नहीं है, सब ऐसे अफवाह है, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद फ्यूचर बता रहा हूँ, कुछ नहीं, आप जैसे ही है, आप भी बन सकते हो अगर आप में लगन है, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, आप इंटरेस्ट है, लगन है, आप में थोड़ा सिंसियरिटी, थोड़ा डिसिप्लिन है, आप चीजों को समझना चाहते हो, अगर पढ़ना चाहते हो जॉब के बाद, तो आप बन सकते हो। जॉब के बाद पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि इसका सारा खेल अपडेट का है, आप अपडेट रहते हो नहीं रहते हो, बस सारा यही है, बाकी टीचर तो कितने हजारों है, अपडेट रहने का खेल है, तो आप भी बन सकते हो, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन वो अपने आपको कुछ समझते हैं ऐसे ही, ठीक है, वो भी किसी टॉन्ट की वजह से। मैं ऐसे किसी को बाई चांस में कभी कुछ डाउट हो किसी पूछता नहीं था, मेरा ऐसा ही नहीं, फंडा ही नहीं था, मैं किसी से डाउट पूछने गया ऐसे ही, तो वो बीच में ब्रेक में था, मेरे को बोला ऐसे ही, मेरे को गुस्से से बोल दिया, आपको पता नहीं है टीचर की लाइफ कितनी हेक्टिक होती है, तुम क्या जानो टीचर के बारे में, क्या टीचर होता है, मेरे को बोला तुम क्या जानो टीचर के बारे में, नर्सिंग का टीचर कंपटीशन में पढ़ाना कितना मुश्किल है। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने कहा सॉरी सर, मैंने बोला सर खुला बोला सॉरी सर, है मैंने कभी नहीं बोला ऐसा, मैं खुला एक स्टेटमेंट में, आप लोगों की वजह से मैं हूँ, आप लोग नहीं तो मैं नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है स्टूडेंट की वजह से है। अगर किसी को लगता है ना कि इंस्टीट्यूट की वजह से स्टूडेंट है, नहीं है, स्टूडेंट की वजह से इंस्टीट्यूट है। देखो एक इंस्टीट्यूट अपना कितना भी प्रचार करे, अगर आप यहाँ पढ़े हो, एग्जाम्पल बताऊं, जितना आप प्रचार करोगे उतना स्टूडेंट को फायदा होगा, अगर एक स्टूडेंट चाहे तो 10 स्टूडेंट को आप बुला सकता है, स्टूडेंट से स्टूडेंट का जो प्रचार होता है ना, वो इंस्टीट्यूट से नहीं हो सकता, क्योंकि कोई जयपुर से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई यूपी से आया है, आपके कलेक्शन में कौन है, आपके सेम बैच वाले या जूनियर या सीनियर, तो आपसे जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपसे पूछेंगे क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक को होप नजर आती है, तो स्टूडेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन है, टीचर है, हम जो भी है आप लोगों की वजह से है पूरे के पूरे। अगर जिस इंस्टीट्यूट में कोई भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो अगर चाहे तो इंस्टीट्यूट कहां से कहां पहुंच सकता है, जैसे अपन खड़े देख रहे हैं, तो इसलिए कभी नहीं समझना चाहिए
बर्ड लाइक बोथ है, वो है, क्या है, कोई होगी नहीं, किसको पढ़ेंगे? अकेले पढ़ेंगे कहाँ से कबूतर, क्या? तो इसीलिए वो नहीं है, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसी का ध्यान रखना जरूरी है। तो मेरे को बोला था ऐसे ऐसे ही, आप क्या करते हो, टाइम मिलता है बीच में, हमें शेक पीने का टाइम, मेरे को बोला हमें शेक पीने का 30 मिनट तो मिलता है, उस टाइम तुम डाउट लेके आ जाते हो। मैंने कहा सॉरी सर, फिर तो मैंने कहा कभी अपन कभी नहीं आएंगे, जो भी आएगा हमारे पीछे आएगा, अब हम नहीं आएंगे कभी, उसी जगह सेम जगह। मेरे को चैम्बर बना के दिया, डाउट सेशन कौन करवाएगा? हाँ सर नहीं था उसमें, हाँ बस डाउट अपन करवाएंगे सॉल्व सब, पूरे पूरे कोई माहौल बनाना पड़ता है, थोड़ा ऐसे क्रिएट करना पड़ता है। मैंने उसी दिन निकाली, ऐसी पढ़ाई करेंगे धुआंधार, फुल पढ़ाई, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसको टेक्स्ट बुक में से, नोटबुक में से, क्वेश्चन में से रख के चले जाएंगे। टीचर पढ़ाना आ गया, एग्जांपल के लिए हाइपोथेटिज्म, हाइपोथेटिज्म पहले कुछ नहीं पूछना, डेट नहीं करनी, हाइपोथेटिज्म खत्म हो गया, फिर खत्म होने के बाद हर कोई टीचर वाली चला, जैसे स्मार्ट बनेगा। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, मैंने कहा ये इसमें ये क्यों होगा सर, ये इसमें ये क्यों होगा, ऐसी मतलब खुला बोलता हूँ क्या, मैं ऐसी बैंड बजाई, क्योंकि बस उसके बाद में जो नहीं किया, तो उससे मेरे को फायदा हो गया, बेनिफिट हो गया, उससे मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कुछ नहीं है नशे में, इतना ही है। तो मैं तो थैंक यू बोलता हूँ, अभी कभी फोन आता है ना, हम आते हैं कैसे हो, थैंक यू, मैंने पहले फिर कहता हूँ हेलो, सच में अरे हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, दोस्ती हो गई, उसके बाद दोस्ती हो जाती है बहुत जल्दी ऐसे मामलों। और रैंक आने का रीजन मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो तो, झूठ मत बोलो, नहीं बताया क्या? तो रैंक आने की भी बहुत बड़ी कहानी तगड़ी, इसके रैंक आने के पीछे महिला सशक्तिकरण का हाथ है पूरा, इसके लिए पूरा महिला सशक्तिकरण, मतलब हाँ ये पक्की गारंटी, वरना रैंक नहीं आती। अब रहने दो रे, शर्मा वाली बात नहीं है, पॉजिटिव बात है तो क्या शर्मा, और जरूर थोड़ी एक नेगेटिव बात है, वही हो, और छुपाऊंगा क्यों, मेरे को ऐसे छुपाने की जरूरत नहीं। तो मेरे को मेरी ट्रिप पूरी होगी अगर आज लाइटिक तो बता दूं, आगे बढ़ रहे, ये ऐसे ही है भाई, पढ़ाई करने के लिए आपको कुछ न कुछ तो मतलब ऐसे पढ़ना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा, बिना पागल बने नहीं होता खेल, ये कुछ तो पागल बना तब कहीं जाके कुछ और बना, वरना वही नौकरी करता हूँ आगे 4 टका है, वो अपना देखो, तो यही होता है भाई। इसीलिए पढ़ाई करो, पागल बन जाओ पढ़ाई में, 1 साल कुछ नहीं, नो बर्थ एनिवर्सरी, नो मैरिज एनिवर्सरी, ओनली जॉब एनिवर्सरी, अब फुल केक लगाओ फिर, जॉब एनिवर्सरी ऐसे मस्त, और साथ में सैलरी स्लिप चिपकाओ रूम में, फोटो लो क्लिक अलग अलग, फिर इंस्टाग्राम में छोटे छोटे बॉक्स करके डालो, पता नहीं कैसे डालते हैं आजकल के लड़के, दो दो साथ में, मेरे को तो कभी दो डाल नहीं, अंकल रोहित शर्मा सर ने वो स्टेटस लगा यहाँ का दो, एक तो रोहित शर्मा सर, मैंने पूछा दो कैसे किए, तो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता दो कैसे हुए, फिर मेरे को बताया रोहित सर ने कि दो ऐसे करते हैं, तो मैंने लगा नहीं, मैंने कॉपी हो जाएगा फिर, नहीं सच में मेरे को इतना आता नहीं, बट मैं सीख जाऊंगा। हाँ चलो नेक्स्ट, देखो पढ़ाई बहुत जरूरी है, उसके लिए कुछ भी करेगा, जैसे कल पुष्पा का एक डायलॉग है, मराठी में वाइफ को क्या बोलते भाई को, है ना, मेरे भाई को ने बोला है, मतलब मैं कुछ भी, चाहे 7 समुद्र पार जाना पड़े, चाहे 7 आसमान पार करने पड़े, उसने बोल दिया मीन्स बोल दिया, ठीक है भाई। तो वैसे ही आपके मन को समझा लो, मुझे सिलेक्ट होना है मीन्स होना है, बस सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। मेरे को मूवी की कुछ बातों पर इतनी हंसी आती है, मैंने तो बोला आपको हंसी नहीं आ रही, वो कह रहे बहुत आ रही, क्या करूं, हंसी किस बात पे आती है पता है मेरे को, आपको देख के भी आती होगी, मैं तो बच्चों वाली बात कर रहा हूँ, एक बंदा किसी को मार रहा है, किसी को कंधे पे उठाया हुआ है, उसको ऊपर काटा, 20-30 को लपेट दिया फटाफट, तब तक वो नीचे नहीं आया, फिर वो नीचे आया, तो जब देखो सामने वाले 100 गोली चलाई, एक भी नहीं लगी, और लास्ट में एक गोली जो उसका हाईकमान थी उसकी लग गई। मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है, मेरे सामने पागल बना रहा है तुम, ये हो गया। अब नेक्स्ट, ये होती है सस्टेन, नो इम्पोर्टेंट, ओनली जस्ट यूनिक, आइसो सुप्राइन, ऐसे नाम की आती है, ऐसी टैबलेट होती है, पर क्या हो सकता है पता है, सीधा ये नाम लिखा हुआ है बड़ा सा, यूज फॉर, तुम्हें कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा आता है, मैंने इसलिए डाला यहाँ पर, बस और थोड़ी आता, ऐसा आएगा, व्हाट इज, ऑप्शन ए ड्रग ऑफ चॉइस इन एडीएचडी, ऐसी होती है, वो रिटालिन होती है, वो क्या होती है, रिटालिन होती है एडीएचडी की ड्रग ऑफ चॉइस, जिसको एम्फेटामाइन बोलते हो तुम लोग, या उसको मिथाइल फेनिडेट बोलते हो, है ना, वो रिटालिन है, ये रिटोराइन है, ये टोकोलाइटिक ड्रग है, फोटो आ सकता है ना, सेम होता है उसका आता है, नाम सेम होते हैं, उसमें फंसाते हैं वो बेवकूफ लोग हैं। अब आती है ऑक्सीटोसिन का एंटीडोट कौन सा है, तो देखो एटोसिबान, ये भी क्या करता है, मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन के एक्शन को रोक देता है, कॉन्ट्रैक्शन किसमें होता है, मायोमेट्रियम में, अरे बातें नहीं, हेलो क्या कह रहे हो विष्णु, बातें कर बहुत ज्यादा, तो लड़कियों के बीच मत लड़की बन जाएगा, ऐसे नहीं, अपन है ना बिंदास यूं, क्या बातें कर रहे थे, डाउट था ना, फिर सही है, फिर ठीक ठीक ठीक, जल्दी लिखो प्लीज, याद हुआ क्या जितना पढ़ा है आज, देखो मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि याद करना हमारी जिम्मेदारी है। ये हो गया आपका वो, ये हो गया वो, मतलब ऑक्सीटोसिन का एंटीडोट,
ओए जल्दी लिखो। ये मंगलवार वाला टेस्ट है क्या? ट्यूसडे वाला है क्या ये? पुराने वाला है? बेवकूफ अभी का है। अभी वाला लगा है नहीं? चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर्स का नाम है ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट। स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करके इसके पेच आते हैं। पेचेस समझते हो? फेंटानिल के भी आते हैं। पेचेस ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे एयर ग्रोथ थोड़ी कम होनी चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए। फेंटानिल का भी आता है ना, एनाल्जेसिक के भी आते हैं, वेजोडाइलेटर के भी आते हैं, है ना? तो इसका पेचेस आता है। आगे बढ़े। नहीं, 7:16 हुए हैं। यस, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके, अब टोकोलाइटिक ऐसी ड्रग जो यूट्रस, देखो टोकोलाइटिक का उल्टा होता है यूटेरोटॉनिक। सुनना, ये देखो क्या था नाम, प्लीज प्लीज प्लीज, ये नाम था टोको, इसका जस्ट उल्टा होगा यूटेरोटॉनिक। ऐसी ड्रग जो यूट्रस में क्या लाए, क्या लाए? टोन। अरे क्या? तो कौन कौन सी होती है? ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, है कि नहीं? तो अब लिखो ऑक्सीटोसिस या यूटेरोटॉनिक। मतलब जो ड्रग यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस करवाए, तो फिर एक नंबर पे हेडिंग लगाओ प्रोस्टाग्लैंडिन। डन, आगे बढ़ सकता हूँ। फर्स्ट नंबर इज प्रोस्टाग्लैंडिन, प्लीज। एक तो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन 1, A2, एक होता है F2। अरे सुन लो, पेपर में आएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये दोनों प्रोस्टाग्लैंडिन लेबर के पहले भी दे सकते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेज में भी दे सकते हैं, सेकंड में भी दे सकते हैं, और थर्ड में भी दे सकते हैं। समझ में आया क्या? आया? ये ओनली पीपीएच, ओनली किस कौन सी स्टेज में देते हैं? इसका मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कौन कौन सी दो ड्रग है जो सिर्फ थर्ड स्टेज में देते हैं, तो एक तो नाम ये होगा, एक होगा मिथार्जिन, अर्गोनोमेट्रिन बोलते हैं उसको। समझ में आया कि पीपीएस को रोकने के लिए कौन सी मेन दो ड्रग है? प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा और मिथार्जिन, जिसको अर्गोमेट्रिन बोलते हैं। बस इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ज्यादा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करती है, तो अस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेशन है। किसमें? समझ में आई? इस ड्रग का थोड़ा सा साइड इफेक्ट है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं तो जीआईटी में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो डायरिया है। कौन सा है? आपने एक नाम सुना होगा, क्लीन किट, एम्प्टी किट। एम्प्टी किट में जो ड्रग होती है ना, वो ये होती है, मीजोप्रोस्टोल नाम है इसका। इसका नाम क्या है? इसको डिनोप्रोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको कार्बोप्रोस्ट बोलते हैं। अगर ईमानदारी से पूछो तो प्रोस्टाग्लैंडिन खत्म हो गया, पढ़ाऊंगा मैं 20-30 मिनट, बट ये नॉलेज था। मेन चीज इतनी है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जो एमटीपी किट में भी आता है, सब लिंगुअल भी देखते हैं, किसमें पीपीएच रोकने के लिए याद है, सब लिंगुअल। और यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट भी करवाना है तो भी दे सकते हैं, जैसे अबॉर्शन करवाना तो हम देते थे इंट्रावेजिनल, तो मतलब इससे क्या होगा, सर्वाइकल डायलेटेशन भी होता है। डिनोप्रोस्ट लेबर कॉन्जुगेट करवाने के लिए देते हैं। F2 अल्फा ओनली पीपीएच में देते हैं, लेकिन जिसमें अस्थमा है फिर उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसको कार्बोप्रोस्ट बोलते हैं। ये शॉर्ट में प्रोस्टाग्लैंडिन इतना ही है।
इस ड्रग का एक और इंडिकेशन है, इसको हम पेप्टिक अल्सर में भी देते हैं। किसमें देते हैं? कौन सी? मीटोप्रोस्टोल। ये वेजोडाइलेशन करती है और अल्सर होता है गैस्ट्रिक अल्सर, उसको हील करने में हेल्प करती है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को हील करवाती है। जो एमटीबी किट में जो मीटोप्रोस्टोल होता है ना PGE1, उसको पेप्टिक अल्सर में भी दे सकते हैं। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन PGE1 का मतलब होता है मीटोप्रोस्टोल, PGE2 का मतलब होता है डिनोप्रोस्ट, PGF2 अल्फा का मतलब होता है कार्बोप्रोस्ट। तो F2 अल्फा पोस्टपार्टम, ओनली पोस्टपार्टम। ये दोनों है ना, पहले भी दे सकते हैं बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन ये ओनली पीपीएच में। किसमें? जिसको पीपीएच हो उसमें ही देते हैं, नहीं तो देने की जरूरत है। कार्बोप्रोस्ट नॉर्मली थोड़ी देते हैं। पीपीएच मतलब बेबी की डिलीवरी के बाद में जो भी ब्लड लॉस होता है उसको पीपीएच बोलते हैं। तो थर्ड स्टेज में पीपीएच में देते हैं। ये तो हो गया शॉर्ट में प्रोस्टाग्लैंडिन। थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कुल मिला के बातें वही निकलेगी, एक दो बात एक्स्ट्रा मिल सकती है, बट अल्टीमेट मीनिंग यही है प्रोस्टाग्लैंडिन, इतना ही है। अगर इतना याद है तो तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये लिख लिया आपने? पहले तो ये बताओ ये समझ में आया नहीं है इतना? PGE1 का मतलब है मीटोप्रोस्टोल, PGE2 का मतलब है डिनोप्रोस्ट, PGF2 का मतलब है कार्बोप्रोस्ट। तो कार्बोप्रोस्ट ओनली पीपीएच में देते हैं, पहले दो में। ये ऊपर वाली दोनों पहले और बाद दोनों में दे सकते हैं। नीचे वाली का इस्तेमाल ऊपर वाली का साइड इफेक्ट डायरिया है, क्योंकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, क्योंकि स्मूथ मसल्स को क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो DIT में भी कौन सी मसल है? स्मूथ मसल्स है, तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, तो डायरिया साइड इफेक्ट। सही है? अब लिखवा दो प्रोस्टाग्लैंडिन। ये लिख लिया क्या? समझ में आ गया? बेटा दूं? अब देख लो, सर्विक्स को राइपनिंग करवाता है, सॉफ्ट करवाता है, डायलेट करवाता है, इफेसमेंट करवाता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करता है, वेजाइनल भी दे सकते हैं, सर्वाइकल राइपनिंग इंडक्शन ऑफ लेबर में यूज करते हैं, एबॉर्शन करवाने में भी यूज करते हैं। ओवरऑल प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में बताया है ना, तो ये बातें लिख लो कि ओवरऑल प्रोस्टाग्लैंडिन के क्या क्या इंडिकेशन होते हैं। एबॉर्शन करवाने में यूज करते हैं, नहीं करते? करते हैं ना। एमटीपी किट में 4 टैबलेट कौन सी होती है? हाँ, तो लेबर को इंजेक्ट करवाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं, बिल्कुल। अबॉर्शन हो चाहे लेबर, बात तो एक ही हुई। क्या सर्विक्स राइपनिंग स्पेसमेंट मतलब डायलेट करवाते हैं? बिल्कुल करवाता है, हो गया। क्या इंट्रावेजाइनल भी देते हैं? ज्यादा काम करेगी। लेबर को इंजेक्ट करवाने के लिए आप इंट्रावेजाइनल दोगे, प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू सिस्टमैटिक, इसीलिए एबॉर्शन के लिए अपन लोग इसको इंट्रावेजाइनल देते थे। हो गया टाइम, थोड़ा सा बचा है। सर प्लीज क्लियर माय डाउट्स। स्टेरॉइड कैसे सेरेब्रल एडिमा प्रिवेंट करती है? अगर बाई चांस तुम ऑनलाइन भी सुन रहे हो तो सुन लो। देखो फिर बोलते हैं ऑनलाइन वाला जवाब नहीं देते हैं, ऑनलाइन चलती क्लास में जवाब दिया जा रहा है, बेवकूफों। स्टेरॉइड ड्रग हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा तो सेरेब्रल एडिमा कम हो जाता है। जब भी हम पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं तो कीमोथेरेपी में एक थेरेपी आती है, उसको बोलते हैं पल्स थेरेपी। कौन सी थेरेपी? पल्स थेरेपी। कौन सी? और पल्स थेरेपी स्टेरॉइड थेरेपी को ही बोलते हैं। PULS, पल्स का मतलब स्टेरॉइड, मल्क में स्टेरॉइड देना क्या कहलाता है? पल्स थेरेपी। तो जब मरीज को कैंसर होता है स्टेरॉइड देते हैं, जब ब्रेन कैंसर कोई होता है ना तो स्टेरॉइड से मरीज को अचानक से अल्ट्रासेंसोरियम ठीक हो जाता है, मैनिटॉल आईसीपी कम करती है। और सेरेब्रल एडिमा कम करने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो आपको स्टेरॉइड चूज करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करेगी तो एडिमा कम हो जाएगा, सराउंडिंग टिश्यू से रेडनेस कम हो जाती है। छोटा सा एग्जांपल बताऊं, एक किसी के दांत में भयंकर दर्द हो रहा है, आप दर्द की थोड़ी सी गोली लो, अगर दर्द चाहिए आपको लगेगा मेरे दांत में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी भयंकर दर्द हो आपको लगेगा मेरे यहाँ पे अंदर इतना बड़ा स्वेलिंग है, दर्द होगा उस समय, लगेगा नहीं लगेगा? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। तो जैसे ही ब्रेन में एडिमा को कम करती है इन्फ्लेमेशन कम करते हुए। ओके, कुल मिला के तुम 7:30 बजवाओगे, बट मैं हरगिज नहीं झुकेगा सर। चलो लिखो जल्दी, लिखो रे। उसके चलो छोड़ो, बात खत्म करो। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिक एसिड कल पढ़ेंगे, एज यू विश। मेरा क्या